आप सभी का स्वागत है हिंदी नोबेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफ़र पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्रों, स्थान, घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 81। आदित्य वर्मा ने अपने सामने घायल हिमतेंदुए को देखा और उसकी आंखों में याचना के भाव थे। आदित्य वर्मा का दिल धड़कने से खुद को रोक नहीं सका। हर चीज में आत्मा होती है और यह हिमतेंदुआ भी एक जीवित प्राणी है। चूंकि वह इससे मिला था, सिस्टम के संकेत के बिना भी आदित्य वर्मा ने इस हिमतेंदुए को बचाने का फैसला किया। उनके सामने ये हिमतेंदुआ गंभीर रूप से घायल था और कभी भी मर सकता था। इसमें अब और देरी नहीं की जा सकती। आदित्य वर्मा हिमतेंदुए के पास बैठ गए। आदित्य वर्मा ने हिमतेंदुए के शरीर को छुआ तो हिमतेंदुआ थोड़ा कांप उठा। जल्द ही आदित्य वर्मा को हिमतेंदुए के शरीर पर चोट का स्पष्ट एहसास हुआ। इस हिमतेंदुए को ज्यादा चोट नहीं आई थी। पूरे शरीर की लगभग सभी हड्डियां टूट चुकी थीं और शरीर पर पंजों के कई निशान थे, मानो किसी दूसरे जानवर ने खरोंचे हों। ऐसा लगता है कि अन्य जानवरों के साथ लड़ाई में ऐसा ही होना चाहिए। अगले ही पल आदित्य वर्मा की हथेली में एक जैद सुई दिखाई दी है। त्यानकसुआ 9 सुइयां बस काम में आती हैं। एक जैद सुई को सीधे हिमतेंदुए की पीठ में, फिर उसके माथे में और फिर उसके घुटने के जोड़ में डाला गया। जब सभी 9 जैद सुइयां हिमतेंदुए के शरीर में डाल दी गईं, तो आदित्य वर्मा ने अपनी साधना शक्ति को फिर से सक्रिय कर दिया और आध्यात्मिक शक्ति की एक धारा सीधे हिमतेंदुए के शरीर में प्रविष्ट हो गई। अगले ही पल हिमतेंदुए का शरीर फिर से हिल गया। हिमतेंदुए के शरीर पर खून वास्तव में नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से रुक गया और फिर हिमतेंदुए के शरीर पर लगी चोटें भी धीरे धीरे ठीक होने लगीं। काका हिमतेंदुए के शरीर की हड्डियों से कर्कश ध्वनि निकली। मूलतः टूटी हुई हड्डियां वास्तव में इस समय पुनः जुड़ गईं। हिमतेंदुए की गोल आंखें चमकीली थीं और वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसका शरीर तेजी से ठीक हो रहा है और उसकी सभी चोटें ठीक हो गई हैं। इस समय जो जीवन शक्ति खो गई थी, वह भी तेजी से वापस आ गई। हिमतेंदुआ बहुत उत्साहित था। उसे आदित्य वर्मा की आध्यात्मिक शक्ति का एहसास हुआ, जो बसंत की बारिश की तरह धरती को नम कर रही थी, उसके मांस और हड्डियों के हर हिस्से को पोषित कर रही थी। इस समय हिमतेंदुए के शरीर पर भी आध्यात्मिक प्रकाश चमक रहा था और एक मजबूत जीवन शक्ति फूट पड़ी। अधिक लंबे समय बाद तक नहीं, आदित्य वर्मा रुक गए। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का एक और कतरा खर्च कर दिया, लेकिन यह इसके लायक था। उसके सामने हिमतेंदुआ ठीक था। उसने देखा कि हिमतेंदुए की सारी चोटें ठीक हो गई थीं और वह खड़ा हो गया था। जब वह खड़ा हुआ तो आदित्य वर्मा की कमर के बराबर था और उसका 2 मीटर लंबा शरीर थोड़ा भयंकर लग रहा था। ये तो बस एक बड़ी बिल्ली थी। अगले ही पल आदित्य वर्मा ये देखकर हैरान रह गए कि हिमतेंदुए के खूनी बाल वास्तव में गिरने लगे थे। क्या चल रहा है? आदित्य वर्मा आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। जल्द ही 1 मिनट से भी कम समय में हिमतेंदुए का शरीर गंजा हो गया था और वह थोड़ा अजीब लग रहा था। हालांकि हिमतेंदुए की आंखों में ऐसी उत्तेजना थी जिसे छिपाना मुश्किल था। यह गंजा हो चुका था और यह और भी मजबूत होने वाला था। अगले ही पल हिमतेंदुए के शरीर पर और भी अधिक सफ़ेद बाल उग रहे थे और अधिक जल्द ही हिमतेंदुए के पूरे शरीर को ढकने लगा। और नए उगे बाल और भी सफ़ेद हैं और थोड़े क्रिस्टल जैसे भी हैं। आदित्य वर्मा आश्चर्यचकित थे और उनकी आंखों में आश्चर्य का भाव था। उसके सामने खड़ा हिमतेंदुआ कुछ अलग सा लग रहा था। आध्यात्मिकता। हिमतेंदुए पर आध्यात्मिकता का स्पर्श था। क्या यह उसकी आध्यात्मिक शक्ति के कारण हो सकता है? आदित्य वर्मा के मन में कुछ शंकाएं थीं, लेकिन वह 90% आश्वस्त थे। अप्रत्याशित रूप से इस हिमतेंदुए को बचाने के बाद वास्तव में दूसरे पक्ष में इतना बड़ा बदलाव आया। इस समय हिमतेंदुए ने स्वाभाविक रूप से अपने शरीर में परिवर्तन महसूस किया और बहुत उत्साहित था। ऊपर नीचे कूद रहा था, इधर उधर दौड़ रहा था। आदित्य वर्मा की आध्यात्मिक शक्ति के कारण हिमतेंदुए को लगा कि वह थोड़ा मानसिक रूप से सक्षम है और वह अधिक चतुर हो गया। अगले ही पल हिमतेंदुआ उत्साहित होकर पुनः आदित्य वर्मा की ओर दौड़ा। आदित्य वर्मा ने जब ये दृश्य देखा तो वह एकदम से डर गए। इस आदमी का वजन सैकड़ों किलोग्राम था। आदित्य वर्मा ने सीधे अपने हाथ आगे बढ़ाए और जब हिमतेंदुआ उनके सामने दौड़ा तो उन्होंने सीधे उसका सिर पकड़ लिया और उसके शरीर को स्थिर कर दिया। फिर भी
आदित्य वर्मा पर अभी भी बहुत बड़ा प्रभाव था। गनीमत रही कि आदित्य वर्मा एक किसान था। अगर कोई और आम इंसान होता तो उसकी भी गोली मारकर हत्या कर दी जाती। हिम तेंदुए को गले लगाने के बाद हिम तेंदुए ने अपना गोल सिर आदित्य वर्मा के शरीर पर फिर से रगड़ा। अंतरंग, यहाँ तक कि उसने आदित्य वर्मा का चेहरा चाटने के लिए अपनी जीभ भी बढ़ा दी। भाड़ में जाओ, मत करो। आदित्य वर्मा चौंक गए और उन्होंने सीधे तौर पर एक गाली दी, जिससे हिम तेंदुए का सिर उनके इनकार को दर्शाता है। हिम तेंदुए ने मानवीय भाव दिखाया, मानो वह थोड़ा उलझन में हो। लेकिन आदित्य वर्मा ने इस समय फिर कहा, ठीक है, तुम्हारी चोट ठीक हो गई है, वापस जाओ। आदित्य वर्मा की बातें सुनकर हिम तेंदुए ने सिर हिलाया, मानो वह सचमुच समझ गया हो कि आदित्य वर्मा ने क्या कहा था और वह सचमुच बहुत चतुर था। फिर हिम तेंदुआ थोड़ा उत्साहित दिखते हुए सीधे चट्टान पर चला गया। वह उस आदमी को काट काट कर मार डालने वाला था जो उसके इलाके और खाने पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। उसी ने उसे पहाड़ की चोटी से नीचे गिराया था। अगर आदित्य वर्मा न होता तो वह मर जाता। अब ये बिल्कुल अलग है। आदित्य वर्मा की आध्यात्मिक शक्ति को आत्मसात करने के बाद यह एक साधारण हिम तेंदुए से आध्यात्मिक हिम तेंदुए में बदल गया है। पिछला प्रतिद्वंद्वी इसका वर्तमान प्रतिद्वंद्वी नहीं होना चाहिए। खड़ी चट्टान हिम तेंदुए के पैरों के नीचे समतल जमीन की तरह है। लेकिन कुछ ही दूरी पर हिम तेंदुआ फिर से दौड़कर आया। तभी हिम तेंदुआ पुनः आदित्य वर्मा के पास आया। आदित्य वर्मा थोड़ा हैरान हुए, यह आदमी वापस क्यों नहीं आया। हिम तेंदुआ फिर से आदित्य वर्मा की पतलून के पास आया और अपनी नाक से सावधानी से सूंघने लगा, मानो आदित्य वर्मा की गंध को याद कर रहा हो। गर्जन, हिम तेंदुए ने फिर अपना मुंह खोला और आदित्य वर्मा पर चिल्लाया। ऐसा लग रहा था जैसे कह रहा हो, धन्यवाद। फिर वह फिर से चला गया। ये बहुत तेज था, सीधे ऊपर की ओर जा रहा था और कुछ ही सांसों में चट्टानों के बीच गायब हो गया। डिंग डोंग, मेजबान को बधाई, आपको इनाम मिला है, भगवान स्तर की कीमिया, नींव निर्माण गोली सूत्र। इस समय आदित्य वर्मा का मन अचानक फिर से कांप उठा और उसके मन में एक यांत्रिक ध्वनि गूंज उठी। ये सिस्टम प्रॉम्प्ट था, इनाम आ गया है। यह इनाम स्पष्टतः हिम तेंदुए के सिर पर अभी अभी लगे संकेत से था। मैंने हिम तेंदुए को बचाया और मुझे सीधे इनाम दे दिया गया। ईश्वरीय स्तर की कीमिया, नींव बनाने वाली गोली का फॉर्मूला। इसके तुरंत बाद आदित्य वर्मा के दिमाग में एक और बड़ी जानकारी उमड़ पड़ी, जो इस ईश्वर स्तरीय कीमिया और नींव निर्माण की गोली के फॉर्मूले के बारे में थी। कीमिया के बारे में अनगिनत प्रासंगिक जानकारियां आदित्य वर्मा के दिमाग में प्रवेश कर गईं, जैसे किसी कीमिया गुरु द्वारा जबरन डाली गई हो, और कीमिया के बारे में उन्होंने जो भी ज्ञान सीखा था वह आदित्य वर्मा को दे दिया गया। कीमिया में 3 मुख्य चरण हैं: तड़का, संघनन और जीवन। तड़का लगाना आध्यात्मिक औषधि को आग में जलाकर उसे आध्यात्मिक तरल में परिष्कृत करना है, और संघनन का अर्थ है लौ के तापमान को नियंत्रित करना और फिर आध्यात्मिक तरल को संघनित और संपीड़ित करके गोली का आकार देना। जहां तक जीवन का प्रश्न है, यह अंतिम चरण है तथा सबसे महत्वपूर्ण चरण है, जो कि संघनित गोली पर आध्यात्मिकता को जन्म देना है। गोली की आध्यात्मिकता जितनी अधिक होगी, गोली का स्तर भी उतना ही ऊंचा होगा। ऐसा कहा जाता है कि पौराणिक अमर अमृत में मनुष्यों के समान ही आध्यात्मिकता है तथा इसे मनुष्यों में भी परिवर्तित किया जा सकता है। बेशक आदित्य वर्मा अब अमर अमृत को परिष्कृत करने में निश्चित रूप से सक्षम नहीं है। हालांकि आदित्य वर्मा ने तंत्र की देव स्तरीय कीमिया का पुरस्कार जीत लिया है, फिर भी आदित्य वर्मा अमर अमृत का शोधन नहीं कर सकता। शक्तिशाली अमृत का शोधन करने के लिए न केवल अमृत सूत्र, न केवल समझ, बल्कि प्रबल साधना की भी आवश्यकता होती है। साधना में सुधार होने के बाद ही आदित्य वर्मा अधिक शक्तिशाली अमृत का शोधन कर सकते हैं। एक क्षण में ही आदित्य वर्मा को जैसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई और उन्हें रसायन विद्या के बारे में सारी बातें समझ में आ गईं। इसके अलावा आदित्य वर्मा ने नींव बनाने वाली गोली का नुस्खा भी याद कर लिया। जिनसेंग, हिरण सींग, त्यानलिंग घास, जैद शाखा, पृथ्वी ड्रैगन जड़, बर्फ कमल। आदित्य वर्मा ने नुस्खे में जरूरी औषधीय सामग्रियों के नाम बुदबुदाए। 20 से ज्यादा तरह की औषधीय सामग्रियां थीं और उनमें से ज्यादातर के बारे में आदित्य वर्मा ने पहले कभी नहीं सुना था। लेकिन इनमें से कोई भी बात मायने नहीं रखती थी। जब तक आदित्य वर्मा के पास नुस्खा था, उन्हें इन औषधीय सामग्रियों के न मिल पाने की चिंता नहीं रहती थी। क्या ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं है? अब उसके पास पैसों की कमी नहीं है। आत्मविश्वास क्या है?
इसे आत्मविश्वास कहते हैं। हिम तेंदुए को बचाने और सिस्टम से अविश्वसनीय इनाम प्राप्त करने के बाद आदित्य वर्मा ने दक्षिण पश्चिम गैरिसन आर्मी की नंबर 5 अधिकारी कार को पहाड़ी क्षेत्र में आगे बढ़ाया। फिलहाल वह दक्षिण पश्चिम गैरिसन आर्मी बेस के करीब होना चाहिए। अंततः आदित्य वर्मा ने नेविगेशन का अनुसरण किया और 30 किलोमीटर से अधिक पहाड़ी सड़कों पर गाड़ी चलाई। आदित्य वर्मा की आंखों के सामने एक चेक पॉइंट दिखाई दिया और सड़क पर एक अवरोधक लगा हुआ था। इस चेक पॉइंट के निर्माण के साथ ही चेक पॉइंट के अंदर के क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र में विभाजित करने के लिए कांटेदार तार की बाड़ लगा दी गई थी। चेक पॉइंट के बगल में एक स्पष्ट साइन बोर्ड लगा हुआ था, सैन्यगढ़, बेकार लोगों से दूर रहें। मुझे नहीं पता कि यह अंदर कितनी दूर है, लेकिन इस चौकी पर भी कई प्रहरी तैनात हैं और ये प्रहरी बहुत मजबूत हैं तथा बंदूकों से लैस हैं। जब आदित्य वर्मा ने इन प्रहरियों के सामने नंबर 5 अधिकारी की कार चलाई, इन प्रहरियों की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। भाड़ में जाए, नंबर 5 अधिकारी की कार, जल्दी जल्दी, रास्ते से हट जाओ, रास्ते से हट जाओ। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कमांडर लॉन्ग और उनके लोग कल एक साधारण कार में वापस आए। जल्दी रिपोर्ट करो। नंबर 5 अधिकारी की कार को देखने के बाद इन प्रहरियों ने रास्ता बनाया और वे सभी विस्मय प्रदर्शित करते हुए एक तरफ खड़े हो गए। जब आदित्य वर्मा ने नंबर 5 अधिकारी की कार उनके पास से गुजारी, नमस्ते महोदय, प्रहरी ने कार में आदित्य वर्मा को मानक सैन्य सलामी दी। आदित्य वर्मा ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर बिना रुके नंबर 5 अधिकारी की कार को चलाया और गैरिसन में अंदर तक चले गए। ये वास्तव में एक युवा व्यक्ति है। जब प्रहरी ने कार में आदित्य वर्मा को देखा तो वे फिर से सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। जब अंकित सेन कल वापस आए तो उन्होंने निर्देश दिया था कि जब 5 नंबर अधिकारी की गाड़ी वापस आए तो उसे न रोकें और तुरंत इसकी सूचना दें। ये किस तरह का बड़ा आदमी है जो नंबर 5 अधिकारी अंकित सेन को उस पर इतना ध्यान देने के लिए मजबूर कर सकता है? तो ये प्रहरी वास्तव में अपने दिल में बहुत उत्सुक थे और जब उन्होंने आदित्य वर्मा को कार में देखा तो वे और भी हैरान हो गए। जब ये प्रहरी सदमे में थे तब आदित्य वर्मा कार को दक्षिण पश्चिम गैरिसन की गहराई तक ले जा चुके थे। ये पूरे 3 या 4 मील की दूरी थी। आदित्य वर्मा के सामने का दृश्य बदल गया। आदित्य वर्मा के सामने सैन्य इमारतें दिखाई दीं। क्या ये दक्षिण पश्चिम गैरिसन की गैरिसन है? यहाँ सैन्य अस्पताल, शयनगृह, रेस्तरां और एक विशाल प्रशिक्षण मैदान है। हाँ है। दूर से आप कुछ सैनिकों के प्रशिक्षण की दहाड़ सुन सकते हैं। एकता ही शक्ति है, एकता ही शक्ति है। ये शक्ति लोहा है, ये शक्ति कठोर है, लोहे से भी कठोर, कठोर से भी कठोर। मैं एक सैनिक हूँ। आम लोगों में से मैंने द्वीप पर आक्रमणकारियों को हराया और उनका सफाया कर दिया। हम सैनिक अलग हैं। जरा सोचिए कि हम सब ने क्या पहना है। सूरज पश्चिम में डूबता है और लाल बादल उड़ते हैं। सैनिक गोलीबारी के बाद शिविर में लौटते हैं। उनकी छाती पर लाल फूल रंगीन बादलों को प्रतिबिंबित करते हैं और पूरे आकाश में खुशी के गीत उड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, आप सैनिकों को जोश से खड़े होकर सेना के गीत गाते हुए, अपनी देशभक्ति के गीत गाते हुए भी सुन सकते हैं। हैरान, आदित्य वर्मा इन गीतों और दूर प्रशिक्षण मैदान पर सैनिकों के प्रशिक्षण के दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके और इस माहौल से और भी अधिक प्रभावित हुए। विस्मय, ये प्यारे लोगों का समूह है और इससे भी अधिक प्रशंसा के योग्य लोगों का समूह है। ये लोग दक्षिण पश्चिम गैरिसन आर्मी के सैनिक हैं जो क्षेत्र की स्थिरता बनाए रखने के लिए यहाँ तैनात हैं। किसने सोचा होगा कि दक्षिण पश्चिम गैरिसन सेना इस पहाड़ी क्षेत्र में तैनात थी? देखा जा सकता है कि यह पहाड़ों से घिरा हुआ है। यह पहाड़ों के बीच एक बेसिन होना चाहिए और चारों ओर बादल और धुंध है। जाहिर है, ये बहुत गुप्त है और आम लोग इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। आदित्य वर्मा ने नंबर 5 अधिकारी की कार चलाई और पूरे रास्ते सुचारू रूप से चलाए। इधर उधर समय समय पर कुछ सैनिक सड़क पर चलते हुए दिखाई देते थे। कुछ साधारण सैनिक थे और कुछ गैरिसन के अधिकारी थे। लेकिन बिना किसी अपवाद के जब इन सैनिकों ने आदित्य वर्मा की कार देखी तो वे एक के बाद एक रुक गए और फिर उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था और उन्होंने कार में बैठे आदित्य वर्मा को सलामी दी। हालांकि आदित्य वर्मा अंदर आया, लेकिन उसे नहीं पता था कि अंकित सेन कहाँ है। चौकी इतनी बड़ी थी कि उसे नहीं पता था कि जिन लोगों को वह बचाना चाहता था वे कहाँ हैं। लेकिन इस समय सामने गैरिसन रोड पर सैन्य वर्दी पहने कुछ लोग दिखाई दिए। वहां 1 दर्जन से अधिक लोग थे और अंकित सेन भी उनमें से एक था। लेकिन अब अंकित सेन ने भी गैरिसन की वर्दी पहन रखी थी।
और अंकित सेन के कंधों पर वास्तव में एक गेहूं की बाली और एक सितारा चिन्ह था। लानत है, ये वास्तव में युवा है और यह अंकित सेन आगे नहीं खड़ा था बल्कि एक अन्य व्यक्ति के बगल में खड़ा था। वह भी एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जो अंकित सेन से भी अधिक उम्र का लग रहा था, लगभग 50 या 60 साल का, लेकिन समग्र रूप से वह बहुत ही शिष्ट और आध्यात्मिक व्यक्ति था। इस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के कंधों पर एक गेहूं की बाली और 2 सितारा चिन्ह हैं। सभी लोग इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के पीछे पीछे चल रहे थे और वह उनका नेतृत्व कर रहा था। 10 से अधिक लोगों के बीच वास्तव में 2 व्यक्ति अपने कंधों पर गेहूं की बालियां और एक सितारा उठाए हुए हैं। जहां तक पीछे बैठे लोगों की बात है तो उन सभी के पास 2 स्टार हैं, 1 स्टार से लेकर 4 स्टार तक। कितना बड़ा दृश्य है, देखो, ये दूसरे कमांडर हैं, तीसरे कमांडर और उनके आदमी हैं। वे क्या कर रहे हैं? सभी कमांडर बाहर क्यों आ रहे हैं? देखो, वे उस कार के सामने रुक गए। उस कार में कौन है? अचानक सभी दिशाओं से विस्मय की ध्वनि गूंजने लगी। जब दक्षिण पश्चिम गैरिसन के बड़े अधिकारी बाहर आए तो ये दृश्य देखने वाले सैनिक भी चौंक गए। कितनी बड़ी लड़ाई है, यहाँ तक कि बड़े लोग भी बाहर आ गए। इससे क्या होगा? अगले ही पल सब ने देखा कि ये लोग सीधे कार की ओर बढ़े और फिर कार के सामने रुक गए। अरे बाप रे, वे उस आदमी का स्वागत करने के लिए बाहर आए थे। वह आदमी कौन है? शोरगुल मच गया और सभी ने अधिकारी की कार में युवक को देखा और युवक की पहचान का अनुमान लगाने से खुद को नहीं रोक सके। छोटे भाई, तुम अंततः यहाँ आ गए। इस समय अंकित सेन पुनः कार के किनारे चले गए और कार में बैठे आदित्य वर्मा से बोले, चूंकि मैंने तुमसे वादा किया था, मैं जरूर आऊंगा। आदित्य वर्मा ने फिर शांति से कहा, फिर कार बंद की, दरवाजा खोला और बाहर निकल गए। इतना युवा, क्या वह संरक्षक को बचा सकता है? संभावना नहीं। जब इन बड़े लोगों ने देखा कि कार से उतरने वाला व्यक्ति इतना युवा है तो वे भी हैरान रह गए। जाहिर है, उनकी नज़रों में उनके सामने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं लग रहा था कि वह उनके बॉस को बचा सकता है। लेकिन इस बार अंकित सेन मास्टर सान्यान को वापस लाए बिना ही चला गया। उसने बस इतना कहा कि उसे कोई मिल गया है जो संरक्षक को बचा सकता है। गैरिसन दूत उनका बॉस होता है और पूरे दक्षिण पश्चिम गैरिसन में नंबर 1 व्यक्ति होता है। उनके गैरिसन दूत का नाम नित्यानयुन है और वह दक्षिण पश्चिम गैरिसन के एक सैन्य अधिकारी हैं। हालांकि कई साल पहले उनके गैरिसन दूत की हत्या कर दी गई थी और वह घायल हो गए थे। इस समय उन्होंने उस व्यक्ति को देखकर संदेह व्यक्त किया जिसके बारे में अंकित सेन ने कहा था कि वह संरक्षक दूत को बचा सकता है। चलो छोटे भाई, मैं तुम्हें तुम्हारा परिचय कराता हूँ। ये हमारी गैरिसन के उप गैरिसन दूत युए कियान शान हैं। ये गैरिसन दूत क्यू इलियान शान है और उप गैरिसन दूत ली दावरूपी हैं। अंकित सेन ने आदित्य वर्मा का सीधा परिचय कराया। आदित्य वर्मा मुस्कुराए और सिर हिलाया। उनके दिल में एक झटका सा लगा। वे सभी सचमुच बड़े लोग हैं। गैरिसन दूत दक्षिण पश्चिम गैरिसन का बॉस होता है। रक्षक दूत के नीचे उपरक्षक दूत, फिर नगर सेना दूत, उपनगर सेना दूत और सैन्य दूत होते हैं। और अंकित सेन सैन्य दूत हैं, इसलिए वे साउथ वेस्ट गार्ड्स आर्मी के बॉस भी हैं। दूत लॉन्ग शेन, क्या ये वही व्यक्ति है जिसे आपने दूत को बचाने के लिए पाया था? इस समय किसी ने गहरी आवाज में अंकित सेन से पूछा। उसकी आवाज में संदेह का संकेत था। बोलने वाला व्यक्ति सेना का दूत क्यू इलियान शान था, जो कि अग्रणी मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था। उसके बगल में कई अन्य लोग भी अंकित सेन को देख रहे थे। हाँ, भले ही वह युवा है, वह एक साधारण व्यक्ति नहीं है और वह निश्चित रूप से संरक्षक दूत को बचाने में सक्षम होगा। जब अंकित सेन ने क्यू इलियान शान की बातें सुनी तो उनकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, लेकिन उन्होंने भारी सिर हिलाया और कहा, उन्होंने आदित्य वर्मा के तरीकों को अपनी आंखों से देखा था और वह इसमें अडिग थे। हाँ, क्या वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है? क्या वह भी कोई योद्धा है? उसने उसे अधिकारी की कार उधार दी थी। केवल वह, एक युवा लड़का, ही संरक्षक दूत को बचा सकता है। अंकित सेन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम मास्टर सान्यान को ढूंढकर वापस नहीं आ सकते? अगर तुम संरक्षक दूत को नहीं बचा सकते तो किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो उसके कौशल का उपयोग करके उसकी भरपाई कर सके। सेना के कमांडर क्यू इलियान शान ने तिरस्कारपूर्वक हंसते हुए हल्के से कहा। नगर सेना के दूत होने के नाते क्यू इलियान शान को व्यंग्य तो नहीं हुआ, लेकिन वह गर्व से भर गया। जब उसे पता चला कि अंकित सेन ने सचमुच इस आदमी को अपनी कार उधार दी है तो उसे बहुत असहजता हुई।
हालांकि कार उसकी नहीं है, लेकिन उसे लगता है कि यह कार उनकी सेना का प्रतिनिधित्व करती है और उसके सामने वाला व्यक्ति इसे चलाने के योग्य नहीं है। और अब उन्हें इस आदमी का स्वागत करने के लिए एक साथ बाहर आना पड़ा। अगर वह जेनरेन सान्यांग जैसा कोई साधु होता तो ठीक होता, लेकिन वह 20 साल का एक नौजवान है, जिससे किलियनशान और भी दुखी हो जाता है। ये सुनकर आदित्य वर्मा की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, उनकी आंखों में एक तीखी चमक आ गई और उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब उसके बगल में बैठे अंकित सेन ने यह सुना तो उसके चेहरे पर भी भाव बदल गए और वह भी पीछे न रह जाए, इसलिए उसने गहरी आवाज में सीधे किलियनशान से बात की। क्या इसका क्या मतलब है, कमांडर क्यूई जेन? अब आप मुझ पर विश्वास नहीं करते? अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते, अगर आप में कमांडर को बचाने वाले किसी व्यक्ति को खोजने की क्षमता है, तो वापस आ जाए। ऐसा नहीं है कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करता, बल्कि मैं उस पर विश्वास नहीं करता। अगर मैं चला गया तो मास्टर सान्यांग को सचमुच वापस लाया जा सकता है। जब क्यूई लियानशान ने अंकित सेन के शब्द सुने तो उसका चेहरा उतर गया और उसने फिर कहा, हाँ, मास्टर सान्यांग कौन है? क्या उनकी तुलना उनके छोटे भाई से की जा सकती है? अंकित सेन फिर से हंसे और सख्ती से कहा कि उनकी राय में सोमनाथ, जो पैसा जमा कर रहा था और बिल्कुल भी दया नहीं दिखा रहा था, वह आदित्य वर्मा से आधा भी अच्छा नहीं था। सिर्फ वह। हाँ, क्यूई लियानशान ने आदित्य वर्मा को नीचे देखा। क्या होगा यदि वह संरक्षक दूत को बचा ले? शर्त लगाने का क्या विचार है? अंकित सेन ने फिर कहा कि यदि दूसरा पक्ष उनका सम्मान नहीं करेगा तो वे विनम्र नहीं होंगे। शर्त? अंकित सेन, तुम मेरे साथ शर्त लगाना चाहते हो? ठीक है, जो शर्त नहीं लगाता वो काया है। शर्त लगानी है तो लगाओ। शर्त किस पर लगानी है? क्यूई लियानशान की आंखें चौड़ी हो गईं और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे कहा, अगर वह गैरिसन दूत को नहीं बचा सकता है तो मैं सेना में शामिल होने के लिए दूत के पद से हट जाऊंगा और जू दहाई को मुख्यालय जाने दूंगा, है ना? अंकित सेन ने तुरंत फिर से कहा कि जब वह इस सीट पर बैठे थे तो क्यूई लियानशान बहुत असंतुष्ट थे और उन्हें लगा कि जिस लड़के को उन्होंने जू दहाई नाम से लाया था उसे इस सीट पर बैठना चाहिए। अंकित सेन की बातें सुनकर सब हैरान रह गए। अंकित सेन ने तो अपना भविष्य ही बंद कर लिया था। अंकित सेन ज्यादा उम्र के नहीं थे, सिर्फ 40 के आसपास, लेकिन वो सैन्य अधिकारी का पद संभाल चुके थे। भविष्य में उनके आगे बढ़ने के अच्छे मौके जरूर थे, लेकिन इस समय उन्होंने वास्तव में सैन्य अधिकारी का पद दांव पर लगा दिया था। ठीक है, अंकित सेन की बातें सुनकर क्यूई लियानशान ने जोर से कहा, अच्छा, जो कि वह चाहते भी थे। ठीक है, लेकिन इस समय डिप्टी गैरिसन कमांडर यू कियानशान ने फिर से बात की। क्या तुम बहुत झगड़ चुके हो? वह जुआ खेलना चाहता था। डिप्टी गैरिसन कमांडर यू, इसकी चिंता मत करो। जो जुआ नहीं खेलता वह पोता है। क्यूई लियानशान ने फिर कहा, अगर वह उसे नहीं बचा सकता तो मैं इस पद से हट जाऊंगा, लेकिन अगर वह गैरिसन कमांडर को बचा लेता है तो क्या होगा? क्यूई लियानशान, आप क्या कहते हैं? अंकित सेन ने क्यूई लियानशान को देखा, उसकी आंखें पीछे नहीं हटी और उसने सीधे कहा, मैं भी अपने पद से हट जाऊंगा। ठीक है। क्यूई लियानशान भी मूर्ख था और उसने बिना सोचे समझे कहा, अरे, क्या तुम्हें इतनी बड़ी शर्त लगानी है? हम सब भाई हैं, हमें इतना दांव क्यों लगाना पड़ता है? आप क्या कर रहे हो? जब आसपास के लोगों ने दोनों पक्षों की बातें सुनी तो उनके चेहरे बदल गए और उन्होंने कहा कि यह तो बहुत बड़ी बात है। आपकी स्थिति की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप हार जाते हैं तो आप उसे अपनी कार चलाने के लिए दे देंगे। अंकित सेन ने हल्के से कहा, क्या तुम्हें मेरी नंबर 3 कार चाहिए? उसे दे दो। अंकित सेन की बातें सुनकर क्यूई लियानशान की आंखें फिर चौड़ी हो गईं। अंकित सेन का क्या मतलब था? ठीक है, क्या तुम डरे हुए हो? अंकित सेन ने मुस्कुराते हुए हल्के से पूछा, आत्मविश्वास से भरा हुआ लेकिन उत्तेजक लग रहा था। डर? क्या मैं डर जाऊंगा? चलो शर्त लगाते हैं। अंकित सेन की बातें सुनकर क्यूई लियानशान खुद को रोक नहीं सका और सीधे सहमत हो गया। शर्त? क्या ये सिर्फ नंबर 3 वाली गाड़ी नहीं है? अंकित सेन, ये बेवकूफ असल में अपनी जगह नहीं चाहता, क्या ये बेहतर नहीं है? उपसंरक्षक यू, आप सिर्फ गवाह के रूप में कार्य करें। अंकित सेन बिल्कुल भी चिंतित नहीं दिखे, उन्हें आदित्य वर्मा पर पूरा भरोसा था और उन्होंने यू कियानशान और अन्य लोगों से कहा। फिर उसने आदित्य वर्मा की ओर फिर से देखा, आदित्य वर्मा की ओर मुस्कुराया और कहा, और आदित्य वर्मा को एक अजीब सी नज़र से देखा।
छोटे भाई, यह आप पर निर्भर है। आदित्य वर्मा अवाक रह गए। इस आदमी ने जरूर जानबूझकर ऐसा किया होगा। यह आदमी सचमुच अपने आप पर आश्वस्त है। दरअसल अंकित सेन ने यह दांव अपनी गणना के आधार पर लगाया था। उसे पूरा विश्वास था कि आदित्य वर्मा गैरिसन कमांडर को बचा लेगा। जब तक वह गैरिसन कमांडर को बचाएगा, वह पूरी दक्षिण पश्चिम गैरिसन सेना का हितैषी होगा। उस समय वह गैरिसन कमांडर से उसे कोई पद दिलवा सकता है। इस नंबर 3 कार के साथ यह आदित्य वर्मा को सीधे आकर्षित करने के बराबर होगा। और आदित्य वर्मा एक सच्चे किसान हैं। यदि वह उनकी दक्षिण पश्चिम गैरिसन सेना का सदस्य बन जाता है तो यह एक और महान देवता होने के बराबर होगा और उसके पास ये जान भी होगी। क्यों नहीं? इसलिए अंकित सेन को अपनी स्थिति दांव पर लगाने की भी कोई परवाह नहीं थी। जुआ खेलो, साइकिल मोटरसाइकिल बन जाएगी। यदि आदित्य वर्मा भी गैरिसन कमांडर को नहीं बचा सके तो पूरे दहुआ देश में कोई भी गैरिसन कमांडर को नहीं बचा पाएगा। खैर, चूंकि आप सभी ने ये शर्त लगाई है तो यह आप पर निर्भर है। यूकियानशान ने बेबसी से आह भरी। हालांकि वह उन दोनों से थोड़ा ऊपर था, लेकिन वह उन दोनों को नियंत्रित नहीं कर सकता था, इसलिए वह बस यही कर सका। यूकियानशान अपनी आंखों में जिज्ञासा लिए आदित्य वर्मा को फिर से देखने से खुद को रोक नहीं पाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अंकित सेन को इस आदमी पर इतना भरोसा क्यों है। आशा चमत्कार पैदा कर सकती है। चलो जल्दी से अंदर चलें, यूकियानशान ने फिर कहा, मुड़कर फिर से अस्पताल की इमारत में चली गई। अचानक यूकियानशान, अंकित सेन और अन्य लोग भी उनके पीछे आ गए और आदित्य वर्मा भी उनके पीछे आ गए। इमारत के बाहर भारी सुरक्षा व्यवस्था थी और आम लोग अंदर नहीं जा सकते थे। कुछ समय बाद आदित्य वर्मा उनके पीछे एक विशेष कमरे में गए। ये कमरा वास्तव में कुछ पौधों से भरा हुआ था जो हरे भरे थे, मानो कोई घर के अंदर का जंगल हो, जिसे देखकर आदित्य वर्मा के मुंह से आश्चर्य की आवाज निकली। क्या ये 9 आत्मा घास है? काला जैड कमल। आदित्य वर्मा ने अपनी आंखें चौड़ी की और वास्तव में इन पौधों के बीच 2 जड़ी बूटियां पहचान ली, और ये साधारण जड़ी बूटियां नहीं थीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति से युक्त जड़ी बूटियां थीं। आध्यात्मिक घास। दिव्य चिकित्सा कौशल और रसायन विद्या प्राप्त आदित्य वर्मा को इन औषधीय जड़ी बूटियों और आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के बारे में स्वाभाविक रूप से बहुत स्पष्ट जानकारी थी। उनके मन में सभी औषधीय जड़ी बूटियों और आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी अत्यंत स्पष्ट थी। इतना ही नहीं, कोने में 2 जैद जैसे पत्थर भी रखे हुए थे। पत्थर पर आध्यात्मिक प्रकाश था, आत्मा को समृद्ध करने वाला पत्थर। आदित्य वर्मा की आंखें चमक उठीं, और आदित्य वर्मा की धारणा में ये कमरा वास्तव में एक मजबूत आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ था, और इस आध्यात्मिक ऊर्जा की समृद्धि लाओजुन पर्वत से भी कम नहीं थी। कितना शानदार! ये सचमुच शानदार था। ये स्पष्टतः मानव निर्मित आध्यात्मिक ऊर्जा कक्ष था। ये आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और आत्मा को समृद्ध करने वाले पत्थर, यदि इन्हें बेच दिया जाए तो इनका मूल्य कितना होगा। एक लकड़ी के पलंग पर एक अधेड़ उम्र का आदमी लेटा हुआ था, दुबला पतला और 40-50 साल का लग रहा था। हालांकि वह लेटा हुआ था, लेकिन इस अधेड़ उम्र के आदमी का स्वभाव खास था, एक अद्भुत स्वभाव। इस समय आदित्य वर्मा अचानक चौंक गए। साधु, बिस्तर पर लेटा हुआ अधेड़ उम्र का आदमी वास्तव में एक किसान था। लेकिन इस समय मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का चेहरा काला पड़ गया था और उसके पास कोई ऊर्जा नहीं थी, और ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी समय ऊर्जा से बाहर निकल जाएगा। यदि ये आध्यात्मिक ऊर्जाएं उसे जीवित न रखती तो वह अधेड़ व्यक्ति मर जाता। और यह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अंकित सेन और अन्य लोगों द्वारा उल्लिखित गैरिसन कमांडर था, और पूरे दक्षिण पश्चिम सैन्य क्षेत्र में नंबर 1 व्यक्ति राजवीर सिंह था। आदित्य वर्मा ने यह दृश्य देखा, उसकी आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं, लेकिन उसने राजवीर सिंह में कुछ देखा था और कुछ अनुमान लगाया था। राजवीर सिंह बिस्तर पर लेट गए और यूकियानशान और अन्य लोगों को अंदर आते देखा, और फिर आदित्य वर्मा पर गिर पड़े और थोड़ा स्तब्ध भी हो गए। क्या यही वो इंसान है जिसे अंकित सेन उसे बचाने के लिए वापस लाया था? एक छोटा सा लड़का। राजवीर सिंह का दिल बैठ गया, पर वह फिर भी हल्की मुस्कान लिए रहा। वह बहुत पहले ही निराश हो चुका था और अब उसे कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। बॉस, इस छोटे भाई का नाम आदित्य वर्मा है। वह आपकी बीमारी जरूर ठीक कर सकता है, अंकित सेन ने आदित्य वर्मा को राजवीर सिंह के पास लाकर कहा। फिर उन्होंने आदित्य वर्मा की ओर देखा और सीधे कहा, छोटे भाई,
यह मेरे बॉस हैं, हमारी दक्षिण पश्चिम गैरिसन सेना के गैरिसन कमांडर। क्या तुम्हें लगता है कि उनका इलाज हो सकता है? गैरिसन कमांडर की बीमारी मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक गंभीर है, आदित्य वर्मा ने कहा, और उनके शब्दों ने एक बार फिर सभी के दिलों को छू लिया। लेकिन अगले ही पल आदित्य वर्मा ने विषय बदल दिया। हालांकि मेरे लिए यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। आदित्य वर्मा की आवाज़ बहुत शांत थी, लेकिन उसमें दृढ़ आत्मविश्वास भरा हुआ था। कितना बड़ा स्वर है! तुम इतने घमंडी हो तो जल्दी आओ और अपना प्रदर्शन देखो। आदित्य वर्मा की बातें सुनने के बाद क्यू इलियान शान और अन्य लोगों ने फिर से कहा, ये सोचकर कि आदित्य वर्मा बहुत घमंडी था। आदित्य वर्मा ने इन लोगों की आवाज़ों को अनसुना कर दिया और अपने सामने दक्षिण पश्चिम गैरिसन आर्मी के गैरिसन कमांडर राजवीर सिंह की ओर देखा। राजवीर सिंह ने आदित्य वर्मा की ओर फिर मुस्कुराते हुए हल्के से कहा, छोड़ दो इसे, अगर तुम इसका इलाज नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, यही भगवान की इच्छा है। राजवीर सिंह बहुत खुले विचारों वाले थे। चिंता मत करो, अगर मैं तुम्हें नहीं बचा सकता तो कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता, आदित्य वर्मा ने फिर हल्के से कहा, जिससे राजवीर सिंह फिर चौंक गए और बिना कुछ कहे मुस्कुरा दिए। अगले ही पल आदित्य वर्मा सीधे राजवीर सिंह के बिस्तर के पास बैठे। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाकर राजवीर सिंह की कलाई पकड़ ली। ऐसा लग रहा था जैसे वह नब्ज टटोल रहा था, लेकिन असल में आदित्य वर्मा राजवीर सिंह के शरीर की हालत को महसूस कर रहा था। जल्द ही आदित्य वर्मा की आंखें फिर से नम हो गईं। जहर राजवीर सिंह के शरीर में वास्तव में तीव्र विष भरा हुआ था। ये वह जहर था जो लगातार राजवीर सिंह के शरीर को क्षत विक्षत कर रहा था। राजवीर सिंह के मांस और रक्त आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचा रहा था और लगातार राजवीर सिंह के शरीर और आध्यात्मिक शक्ति को खा रहा था। कितना तेज जहर है! इसने वास्तव में एक किसान राजवीर सिंह को इस स्थिति में पहुंचा दिया। राजवीर सिंह का शरीर वास्तव में एक शक्तिशाली जहर से भरा हुआ था। यह जहर राजवीर सिंह की जीवन शक्ति को निगलता रहा। अगर राजवीर सिंह साधु न होते तो कब के मर गए होते। लेकिन फिर भी इस जहर के प्रभाव और वर्षों की यातना के बाद राजवीर सिंह अब इसे सहन नहीं कर सका। आदित्य वर्मा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान से राजवीर सिंह की शारीरिक स्थिति को महसूस किया और राजवीर सिंह के शरीर की शक्ति को भी महसूस किया। नींव निर्माण का मध्य चरण। ये राजवीर सिंह स्पष्टतः नींव निर्माण के मध्य चरण में एक साधु है और राजवीर सिंह के शरीर में एक आध्यात्मिक शक्ति का आधार है। यह आधार स्पष्टतः राजवीर सिंह के दानत्यन में है। राजवीर सिंह की खेती की नींव यही है। लेकिन इस समय आदित्य वर्मा को अचानक फिर झटका लगा। राजवीर सिंह के शरीर के आधार पर आदित्य वर्मा को किसी विदेशी वस्तु की गंध महसूस हुई। अगले ही पल आदित्य वर्मा ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। सुनहरा रेशम कीट विष। आदित्य वर्मा ने राजवीर सिंह को दिए गए जहर का नाम उगल दिया, क्योंकि आदित्य वर्मा को साफ साफ लग रहा था कि राजवीर सिंह के दांतियन में जो विदेशी वस्तु थी वह एक सुनहरा कीड़ा था। ये बहुत छोटा था, लेकिन राजवीर सिंह के आध्यात्मिक शक्ति आधार को निगलता और नष्ट करता रहा और राजवीर सिंह के शरीर को भी अवशोषित करता रहा। आध्यात्मिक शक्ति लगातार मजबूत होती जा रही थी और एक शक्तिशाली विष छोड़ रही थी जो राजवीर सिंह के शरीर, मांस, रक्त और शिराओं को नष्ट कर रहा था। ये स्पष्टतः एक प्रकार का जहर है, सुनहरा रेशम कीट जहर। जब आदित्य वर्मा ने सुनहरे रेशम कीट के जहर का नाम बताया तो बिस्तर पर लेटा राजवीर सिंह अचानक चौंक गया और फिर आश्चर्य से आदित्य वर्मा से बोला, हाँ, सच है, मुझे जो जहर दिया गया था वह सुनहरे रेशम कीट का जहर था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा छोटा भाई सचमुच उसका नाम पुकार सकेगा। अब राजवीर सिंह को लगा कि उनके सामने खड़ा युवक सचमुच में योग्यता रखता है। नाम पुकारने से क्या फ़ायदा? सबसे महत्वपूर्ण बात यह देखना है कि क्या आपके पास संरक्षक के जहर से छुटकारा पाने की वास्तविक क्षमता है। उसके बगल में किलियन शान ने तिरस्कारपूर्वक कहा। आदित्य वर्मा ने इस आदमी को नज़रअंदाज कर दिया और सीधे राजवीर सिंह से कहा, अपने कपड़े उतारो। अपने कपड़े उतारो। आदित्य वर्मा की बातें सुनकर राजवीर सिंह भी दंग रह गए। ये सही है। आदित्य वर्मा ने पुनः सिर हिलाया। अंकित सेन और उसके बगल में खड़े बाकी लोग हैरान और उलझन में थे। वे अपने कपड़े उतार कर क्या कर रहे थे? हालांकि राजवीर सिंह भी असमंजस में थे, फिर भी उन्होंने आदित्य वर्मा की बात सुनी और अपने कपड़े उतार दिए। क्या तुमने अपने कपड़े उतार लिए हैं? राजवीर सिंह ने कपड़े उतारते हुए आदित्य वर्मा से पूछा, भले ही वो बड़ा आदमी है।
फिर भी इतने लोगों के सामने कपड़े उतारेगा तो अपनी इज्जत बचाना मुश्किल होगा। ठीक है, बस एक जोड़ी शॉर्ट्स पहने रहो, आदित्य वर्मा ने हल्के से कहा। जल्द ही राजवीर सिंह ने अपने कपड़े उतार दिए और केवल एक जोड़ी शॉर्ट्स ही पहने रहे। जब आदित्य वर्मा ने नई युनतियान के शरीर को देखा तो उनकी अभिव्यक्ति फिर से चौंक गई। राजवीर सिंह का शरीर बहुत पतला और बैंगनी काला था। जाहिर है, सुनहरे रेशम कीट के जहर ने राजवीर सिंह के शरीर पर बहुत गहराई से आक्रमण किया है। बेशक, मुद्दा ये नहीं है। असल बात यह है कि राजवीर सिंह का शरीर असल में कई जख्मों से ढका हुआ है। ये जख्म घने, बड़े और छोटे और शायद सैकड़ों की संख्या में हैं। वहां नुकीली वस्तुओं के निशान थे, साथ ही कई गोलियों के घाव के निशान भी थे। आदित्य वर्मा ने राजवीर सिंह के शरीर पर जख्मों को देखा और हैरान रह गए। वह सांस रोके बिना नहीं रह सके। राजवीर सिंह के शरीर पर ये निशान स्पष्टतः युद्ध के मैदान में बने थे। ये एक सच्चा सिपाही है, अनगिनत लड़ाइयां लड़ने वाले सिपाही। ये सभी निशान उन लड़ाइयों के कारण हैं जो गार्डों ने पिछले कुछ दशकों में अनुभव की हैं। इस समय अंकित सेन ने यह दृश्य देखा और तुरंत कहा। इस समय आदित्य वर्मा आश्चर्यचकित थे। यह असली हीरो है, चाहे कुछ भी हो, मुझे उसका इलाज करना ही होगा। लेकिन वाह लॉर्ड गार्जियन, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, क्या वे बाहर निकल सकते हैं? आदित्य वर्मा ने राजवीर सिंह से फिर कहा। वह एक साधु है और आगे चलकर साधुओं के तरीके अपनाएगा और वह जादुई हथियार त्यानिक्सुआन 9 नीडल्स भी निकाल लेगा। आदित्य वर्मा ज्यादा हाई प्रोफाइल नहीं बनना चाहता और वहाँ बहुत अधिक लोग हैं जिससे एक्यूपंक्चर करना असुविधाजनक हो जाता है। आप चाहते हैं कि हम बाहर चले जाएं? आप क्या करने जा रहे हैं? संरक्षक दूत की सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगा? जब क्यू लियान शान ने आदित्य वर्मा की बातें सुनी तो वह अचानक दुखी होकर बोला। अंकित सेन बिना कुछ कहे बाहर चले गए। इसके तुरंत बाद यू कियान शान भी बाहर चला गया और अपने पीछे कियान शान और कुछ लोगों को छोड़ गया। ऐसी स्थिति में तुम सब बाहर निकल जाओ, राजवीर सिंह बोले। किलियन शान अनिच्छा से बाहर चला गया। क्या अब तुम ठीक हो? जब कमरे में केवल आदित्य वर्मा और राजवीर सिंह बचे तो राजवीर सिंह ने आदित्य वर्मा से फिर कहा। आदित्य वर्मा ने सिर हिलाकर कहा, तो फिर चलो शुरू करें। जैसे ही आदित्य वर्मा के शब्द निकले, आदित्य वर्मा के शरीर से तुरंत एक शक्तिशाली साधना आभा निकली। धमाका। इस समय बिस्तर पर पड़े राजवीर सिंह के चेहरे का भाव अचानक बदल गया और उनके चेहरे पर अत्यधिक भय का भाव प्रकट हो गया। भिक्षु, क्या आप भी भिक्षु हैं? राजवीर सिंह ने मन ही मन उथल पुथल के साथ चुपचाप कहा। अभी उन्हें आदित्य वर्मा के शरीर में आध्यात्मिक शक्ति का उतार चढ़ाव बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आदित्य वर्मा वास्तव में एक साधु हैं। इसके अलावा आदित्य वर्मा के शरीर में साधना की आभा से उन्हें महसूस हो रहा था कि मेरे सामने खड़े युवक की साधना पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद की तुलना में कहीं अधिक प्रबल है। चौंकाने वाली बात, सदमे के अलावा यह एक अत्यधिक सदमा था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि दूसरे पक्ष को इतना विश्वास था कि वह उसे ठीक कर सकता है और वह वास्तव में एक साधक था। राजवीर सिंह को गहरा सदमा लगा और उन्हें सचमुच विश्वास हो गया कि उनके सामने खड़ा युवक उन्हें बचा सकता है। यदि वह भी ऐसा नहीं कर सका तो कोई भी नहीं कर सकता। आदित्य वर्मा ने राजवीर सिंह की उपेक्षा करके अपनी खेती शुरू कर दी। ये तो बस पहला कदम था। तब मैंने आदित्य वर्मा के हाथ में एक जैद सुई देखी। जैद सुई आध्यात्मिक प्रकाश के स्पर्श से चमक रही थी, जिससे लोगों को एक असाधारण अनुभूति हो रही थी। त्यानिक्सुआन 9 सुइयों में से एक। ये दृश्य देखकर राजवीर सिंह का हृदय अचानक पुनः धक से रह गया। एक्यूपंक्चर, क्या ये सुई कोई जादुई हथियार है? जब राजवीर सिंह सोच रहे थे तब उनके सामने आदित्य वर्मा ने पहले ही तेज गति से सुई डाल दी थी। राजवीर सिंह को तुरंत ऐसा महसूस हुआ कि उनके शरीर का एक हिस्सा छेदा गया है और जैद सुई की नोक के माध्यम से एक आध्यात्मिक शक्ति उनके शरीर में प्रवेश कर गई। उस हिस्से में एक ठंडी अनुभूति भर गई। आदित्य वर्मा ने सीधे पहली सुई डाली। कि है एक्यूपॉइंट पहली सुई का स्थान है। त्यानिक्सुआन 9 सुइयां इन 9 जैद सुइयों का नाम है और यह एक रहस्यमय एक्यूपंक्चर तकनीक भी है। तभी आदित्य वर्मा के हाथ में दूसरी जैद सुई दिखाई दी। राजवीर सिंह फिर चौंक गए। एक और जादुई जैद सुई। जल्द ही आदित्य वर्मा ने एक और सुई चुभो दी। इस बार इसने राजवीर सिंह के केंद्रीय एक्यूपॉइंट पर वार किया। तभी आदित्य वर्मा के हाथ में तीसरी जैद सुई दिखाई दी।
राजवीर सिंह ने जब ये दृश्य देखा तो उनके होश उड़ गए। वहाँ और अधिक है। जब तीसरी जैद सुई दिखाई दी तो राजवीर सिंह पहले से ही बहुत हैरान थे। राजवीर सिंह अपनी दृष्टि से इन 3 जैद सुइयों की असाधारण विशेषताओं को सहज ही देख सकते हैं। ये सभी जादुई हथियार हैं। एक तो बहुत ही दुर्लभ है और मेरे सामने जो युवक है उसके पास तो वास्तव में 3 हैं। जल्द ही तीसरी सुई सीधे नीचे गिर गई। तियांशु बिंदु। जैसे ही 3 जैद सुइयां नीचे गिरी, आध्यात्मिक शक्ति की 3 किस्में राजवीर सिंह के शरीर में प्रवेश कर गईं तथा आध्यात्मिक शक्ति के कहे अनुसार सभी विषाक्त पदार्थों को साफ कर दिया। फिर 3 आध्यात्मिक शक्तियां तेजी से नीत्यानयुन के दांतियान की ओर बढ़ीं। बस इसी क्षण राजवीर सिंह के दांतियन में सोने का रेशम का कीड़ा एक शक्तिशाली संकट महसूस कर रहा था और राजवीर सिंह के दांतियन से दूर जाना चाहता था। ऐसा लगता है कि ऊपर की सड़क को सील कर दिया गया है और नीचे जाने के लिए केवल 3 रास्ते ही बचे हैं। सुनहरा रेशम का कीड़ा सीधे दांतियन से बचकर निचले अंगों में जाना चाहता था। लेकिन इस समय आदित्य वर्मा की आंखों में एक चमक सी दौड़ गई। स्वाभाविक रूप से सुनहरे रेशम के कीड़े का इरादा आदित्य वर्मा की नज़रों से ओझल नहीं हो सका और आदित्य वर्मा ने जो 3 इंजेक्शन लगाए थे उनका इरादा सुनहरे रेशम के कीड़े को फंसाना ही था। चौथी जैद सुई आदित्य वर्मा के हाथ में आ गई। तेज नज़रों और तेज हाथों से आदित्य वर्मा ने चौथी जैद सुई सीधे राजवीर सिंह के दाहिने पैर पर एक्यूपंक्चर पॉइंट में डाल दी और इस एक्यूपॉइंट पर जैद सुई के साथ सुनहरे रेशम कीट का स्थानांतरण पथ तुरंत फिर से अवरुद्ध हो गया। सुनहरा रेशम कीट केवल दूसरी दिशा में ही भाग सकता था। आदित्य वर्मा की गति इतनी तेज थी कि लगभग तुरंत ही उन्होंने एक और जैद सुई निकाली और उसमें छेद कर दिया। राजवीर सिंह के बाएं पैर पर एक एक्यूपंक्चर बिंदु भी डाला गया। जिन कैन का भागने का रास्ता फिर से अवरुद्ध हो गया। दौड़ना चाहते हो? ये कैसे संभव है? आदित्य वर्मा ने शांतिपूर्वक कहा। उनकी आवाज में दृढ़ आत्मविश्वास था। राजवीर सिंह के शरीर में सोने का रेशम का कीड़ा घबरा गया और पागलों की तरह भाग गया, लेकिन वह आदित्य वर्मा की 5 जैद सुइयों की घेराबंदी से बच नहीं सका और यह सुनहरा रेशम का कीड़ा डैंटियन में फंस गया था। लगभग। आदित्य वर्मा ने फिर गहरी आवाज में कहा। छठी जैद सुई आदित्य वर्मा के हाथ में दिखाई दी। राजवीर सिंह भी अपने शरीर में स्थिति को महसूस कर रहे थे और उनका दिल अत्यधिक सदमे में था। यह कुछ जैद सुइयों ने सुनहरे रेशम के कीड़े के जहर को फंसा लिया जिसने उसे कई वर्षों तक प्रताड़ित किया था और वह असहाय था। 6 जैद सुइयां, बिना किसी अपवाद के, वे सभी जादुई हथियार हैं और यह एक सेट की तरह दिखता है। इस युवक का मूल क्या है? ये लिखावट बहुत बड़ी है। हैरान होने के अलावा राजवीर सिंह आदित्य वर्मा के बारे में बेहद उत्सुक भी थे। छठी जैद सुई बाहर आ गई। आदित्य वर्मा भी निर्णायक रूप से आउट हो गए। इस बार आदित्य वर्मा ने सीधे राजवीर सिंह की दांतियान में छुरा घोंप दिया। सुई गिरते ही सुनहरा रेशम का कीड़ा दहाड़ने लगा और राजवीर सिंह के दांतियन में बेतहाशा छटपटाने लगा, मानो उसे जोर से मारा गया हो, भागने की कोशिश कर रहा हो। वह जिंदा भी था, लेकिन इस वक्त उसे अपनी जान पर खतरा महसूस हो रहा था। अगले ही पल उसके पास कोई रास्ता नहीं था। एक कुत्ता जल्दी में दीवार फांद सकता है। सुनहरा रेशम कीट सीधे अंतिम स्थान की ओर भाग गया और वह स्थिति राजवीर सिंह की तीसरी टांग है। इस समय राजवीर सिंह भी चिल्ला उठे। तभी उसे अपने नीचे कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ। अब और नहीं। राजवीर सिंह अपनी बात खत्म करने से पहले ही चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सके। सुनहरा रेशम का कीड़ा पहले ही बाहर निकल चुका था। आदित्य वर्मा दुर्घटना से बचने के लिए पहले ही एक तरफ हट गए थे। ये दृश्य देखना असहनीय था। आदित्य वर्मा जमीन पर गौर से देख रहा था। खून से लथपथ एक छोटा सा कीड़ा छटपटा रहा था। ये गोल्डन सिल्कवर्म गू है जिसने कई वर्षों तक राजवीर सिंह को प्रताड़ित किया है। इस समय भी सुनहरा रेशम की गू अभी मरा नहीं था और वह वास्तव में भागना चाहता था, लेकिन शरीर के बाहर इसकी लड़ने की कोई शक्ति नहीं है। आदित्य वर्मा ने सीधे सुनहरे रेशम की गू की ओर इशारा किया और अचानक सुनहरे रेशम की गू में शक्ति की एक और लहर आ गई। एक छोटी सी बिजली की चमक की तरह सुनहरा रेशम का कीड़ा गू राख में बदल गया। सुनहरा रेशम कीट गू कीट मरो। एक ही समय पर दक्षिण में मियाओ जनजाति के भीतर मियाओ पोशाक पहने एक लड़की बेहद खूबसूरत और आकर्षक है और उसका स्वभाव भी अनोखा है। इस समय वह बिस्तर पर पालथी मारकर बैठी है, मानो साधना कर रही हो। लेकिन इस समय अचानक
लड़की के मुंह से खून की एक बूंद निकली, उसका चेहरा बहुत पीला पड़ गया और उसके चेहरे पर और भी अधिक सदमा छा गया। ये कैसे हो सकता है? मेरे सुनहरे रेशम के कीड़े गो को मत मारो। ये कैसे संभव है? लड़की भयभीत हो गई और अविश्वास से बोली। ये सुनहरा रेशम कीट गो उसका जन्मजात गो था जिसे उसने कई वर्षों तक पाला था और वास्तव में उसे मार दिया गया था। इसके तुरंत बाद लड़की अचानक बूढ़ी दिखने लगी। पहले चिकनी त्वचा झुर्रीदार हो गई और जो हिस्से पहले सीधे थे वे थोड़े ढीले हो गए। जीवन शक्ति शीघ्रता से समाप्त हो गई और इसका अधिकांश भाग पलक झपकते ही समाप्त हो गया। वह सीधे एक युवा लड़की से एक बूढ़ी औरत में बदल गई। कौन है? कौन है? मैं तुम्हें मार डालूंगा। वह गुस्से से दहाड़ी। वह सचमुच गुस्से में थी। उसका सुंदर चेहरा गायब हो गया था। अब उसका वर्णन करने के लिए केवल एक ही शब्द है, कुरूप। वह बदला चाहती है। अगले ही पल वह सीधे बाहर चली गई। आदित्य वर्मा को इस वूडू कीड़े को मारने से होने वाली चेन रिएक्शन का अंदाजा नहीं था, इसलिए उसने राजवीर सिंह द्वारा पेशाब किए गए सुनहरे रेशम के कीड़े वूडू को यूं ही मार डाला। आदित्य वर्मा ने फिर राजवीर सिंह की तरफ देखा। जैसे ही सुनहरा रेशम कीट बुकृमि शरीर से बाहर निकला, उसकी मृत्यु हो गई। राजवीर सिंह के शरीर का बैंगनी और काला रंग भी नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से गायब हो गया और उनकी त्वचा का रंग सामान्य हो गया। राजवीर सिंह भी बहुत उत्साहित थे। उन्होंने महसूस किया कि उनके शरीर में विषाक्त पदार्थ तेजी से खत्म हो रहे हैं और उनकी मूल रूप से दबाई गई साधना शक्ति का उपयोग किया जा सकता है। राजवीर सिंह ने सीधे अपनी साधना शक्ति को सक्रिय किया। पूरे कमरे में व्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा अचानक उसकी ओर एकत्रित हो गई और फिर सीधे उसके शरीर में प्रवेश कर गई। उनकी खोई हुई जीवन शक्ति भी तेजी से वापस आ रही थी। कुछ समय बाद कमरे में रखे 2 आत्मा पत्थर चूर्ण में बदल गए तथा आध्यात्मिक घास भी सूख गई। हालांकि राजवीर सिंह का चेहरा लाल और उज्ज्वल हो गया था। ठीक है, वह सचमुच अच्छा है। आदित्य वर्मा ने यह दृश्य देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने राजवीर सिंह को ठीक करने के लिए त्यानिक्सुआ 9 सुइयों में से केवल 6 का उपयोग किया। आदित्य वर्मा, जिन्होंने दिव्य चिकित्सा कौशल और 9 स्वर्गीय सुइयां प्राप्त की थीं, ने बिना अधिक प्रयास के राजवीर सिंह के शरीर से सुनहरे रेशम कीट के जहर को बाहर निकाल दिया। ये ठीक है, मैं सचमुच ठीक हूँ, राजवीर सिंह ने उत्साहित होकर कहा। उसने महसूस किया कि उसका शरीर फिर से ताकत से भर गया है। आदित्य वर्मा को देखते हुए राजवीर सिंह की आंखें पहले से ही सम्मान से भरी हुई थीं। जितना अधिक वह ऐसा करेगा, उतना ही अधिक वह दूसरे पक्ष की ताकत को महसूस कर सकेगा। छोटे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी जान बचाई, राजवीर सिंह ने कृतज्ञतापूर्वक आदित्य वर्मा से कहा। छोटी सी बात है, इसकी चिंता मत करो, आदित्य वर्मा ने हाथ हिलाकर हल्के से कहा कि उन्हें ज्यादा परवाह नहीं है। उन्होंने इसलिए कार्रवाई की क्योंकि राजवीर सिंह एक वीर थे जिन्होंने अपने देश की रक्षा की। जब कमरे का दरवाज़ा खोला जाता है, राजवीर सिंह और आदित्य वर्मा के आंकड़े सबके सामने आए। सभी की आंखें चौड़ी हो गईं और उनकी आंखें अतुलनीय आश्चर्य से भर गईं। भाई, क्या आप ठीक हैं? लॉर्ड गार्जियन दूत, लॉर्ड गार्जियन, क्या आप ठीक हैं? अविश्वसनीय। उसके सामने खड़ा गार्ड राजवीर सिंह बिस्तर से उठकर बाहर चला गया। उसके शरीर का सारा बैंगनी और काला रंग गायब हो गया था और उसका चेहरा गुलाबी और दमक रहा था। इसके अलावा उन्हें राजवीर सिंह से उत्पीड़न की तीव्र भावना महसूस हुई। शक्तिशाली गति, इससे ये भी पता चलता है कि उनके सामने राजवीर सिंह वास्तव में अच्छे हैं। भाई, क्या आप ठीक हैं? युकियानशान और अन्य लोग तुरंत इकट्ठा हो गए और चेहरे पर चिंता के भाव के साथ पूछा। ठीक है, मैं पूरी तरह ठीक हो गया हूँ। राजवीर सिंह ने सबकी तरफ देखा, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई और फिर उन्होंने सबसे कहा, अगर मेरा छोटा भाई आदित्य वर्मा न होता तो मुझे डर है कि मेरी जान चली जाती। तुरंत ही राजवीर सिंह ने पुनः अंकित सेन की ओर देखा। जिमिंग, तुमने इस बार अच्छा काम किया। राजवीर सिंह ने अंकित सेन की प्रशंसा की और अंकित सेन की बदौलत ही उन्होंने आदित्य वर्मा को टीम में शामिल किया। राजवीर सिंह की बातें सुनकर अंकित सेन के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। लेकिन अगले ही पल राजवीर सिंह ने फिर से किलियन पर्वत की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। लियानशान, मैंने पहले तुम्हारी और जिमिंग की शर्त साफ साफ सुनी थी, राजवीर सिंह ने लियानशान से कहा। राजवीर सिंह की बातें सुनने के बाद क्यों लियानशान की अभिव्यक्ति बदल गई और थोड़ी बदसूरत हो गई।
भाई, क्यूई लियानशान ने चेहरे पर खिंचाव के साथ राजवीर सिंह से चिल्लाकर कहा, यह उनकी नंबर 3 कार है। उसने पहले कभी नहीं सोचा था कि यह आदमी वास्तव में संरक्षक दूत की बीमारी का इलाज कर सकता है। अब उसे थोड़ा अफसोस है। उसके बगल में अंकित सेन ने जब ये दृश्य देखा तो वह फिर मुस्कुराया और बोला, लियानशान, क्या हुआ? क्या तुम पछताना चाहते हो? क्या आप अभी भी हमारी सेना के सदस्य नहीं हैं? उप गवर्नर और अन्य सभी गवाही दे रहे हैं। क्या आप हार नहीं मान सकते? अंकित सेन को लगा कि उसने एक लंबी, आरामदायक सांस ली है। मैं हार मानने को तैयार हूं। आज से आपकी नंबर 3 अधिकारी की कार मेरे छोटे भाई की होगी। इस समय राजवीर सिंह ने सीधे कहा, लेकिन भाई, अगर वह हमारी चौकी के लोगों के बारे में बात नहीं करता, तो अगर मैं उसे अपनी नंबर 3 कार भी दे दूं तो भी अच्छा नहीं होगा, है ना? हमारे पास नियम कानून हैं। क्यूई लियानशान ने फिर से कमजोर होकर कहा, नियम ये है कि मृतक जीवित रहते हैं। हालांकि छोटा भाई पहले हम में से एक नहीं था, वह जल्द ही होगा। ये निर्णय लिया गया है कि छोटा भाई हमारी रसद कंपनी का कंपनी कमांडर होगा। लेकिन इस समय राजवीर सिंह ने फिर हल्के से कहा, भाई, क्या? राजवीर सिंह की बातें सुनने के बाद यू कियानशान और अन्य लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी झलक थी। यहाँ तक कि आदित्य वर्मा भी आश्चर्यचकित और भ्रमित थे। छोटे भाई, हमारी लॉजिस्टिक्स कंपनी में एक कंपनी कमांडर की कमी है। क्या आप कमांडर बन सकते हैं? राजवीर सिंह ने तुरंत आदित्य वर्मा से फिर कहा, यह बिल्कुल उचित नहीं है। मैं अभी भी एक छात्र हूं और मुझे बेकार बैठने की आदत है। आदित्य वर्मा ने तुरंत कहा कि उन्हें बिना उनसे सलाह लिए सीधे कंपनी कमांडर नियुक्त कर दिया गया। आदित्य वर्मा को वास्तव में इस कंपनी कमांडर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। छोटा भाई, खैर, भले ही वह कंपनी कमांडर है, लेकिन सप्ताह के दिनों में उसे कुछ भी करने को नहीं मिलता। उसे प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है, वह आज़ादी से आ जा सकता है और वह पूरी तरह से स्वतंत्र है। राजवीर सिंह ने आदित्य वर्मा से पुनः कहा, वह वास्तव में चाहते थे कि आदित्य वर्मा दक्षिण पश्चिम गार्ड आर्मी का सदस्य बने। वह बस कंपनी कमांडर बन सकता है। अगर वह ऊपर जाता है तो उसे महान सैन्य उपलब्धियां हासिल करनी होंगी या सेना या देश के लिए महान योगदान देना होगा। बेशक, आदित्य वर्मा की साधना और ताकत को देखते हुए यह उनकी सीट पर बैठने के लिए पर्याप्त है। राजवीर सिंह की बातें सुनकर सब और भी हैरान रह गए। किसी प्रशिक्षण की जरूरत नहीं थी, वे आज़ादी से आ जा सकते थे और पूरी तरह से स्वतंत्र थे। इन शब्दों से पता चलता था कि राजवीर सिंह आदित्य वर्मा को कितना पसंद करते थे और उन्होंने वाकई इन शर्तों को पूरा करने का वादा किया था। ये पहले से ही कुछ हद तक अपवाद है। इसके अलावा, एक कंपनी कमांडर अपने कंधों पर 3 सितारा बैनर रखता है, लेकिन उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। चलो उसे भूल जाते हैं। मैंने केवल आदित्य वर्मा को सीधे तौर पर कहते सुना, अस्वीकार करना, निर्णायक रूप से मना कर दिया। इससे यू कियानशान और अन्य लोगों की आंखें फिर से चौड़ी हो गईं। अब जब तुम्हारा जहर ठीक हो गया है तो मेरे जाने का समय आ गया है। आदित्य वर्मा ने जाने की तैयारी करते हुए फिर सीधे कहा, बस छोटे भाई, चलो एक फ़ोन नंबर छोड़ देते हैं। अगर भविष्य में ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ोन कर देना। पूरे चीन में अभी भी मेरा कुछ वजन है। जब राजवीर सिंह ने यह दृश्य देखा तो उन्होंने आह भरी और जबरदस्ती नहीं की, लेकिन फिर भी आदित्य वर्मा से कहा, आदित्य वर्मा ने सिर हिलाया और तुरंत एक दूसरे के फ़ोन नंबर छोड़ दिए। इस समय राजवीर सिंह ने फिर से किलियानशान से कहा, जाओ और अपनी नंबर 3 कार यहाँ ले आओ। मैं हार मानने को तैयार हूँ। लेकिन क्यूई लियानशान कुछ और कहना चाहते थे, लेकिन राजवीर सिंह ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। चिंता की कोई बात नहीं, मैं संरक्षक हूँ, अंतिम निर्णय मेरा ही होगा। राजवीर सिंह की आवाज में भी दबंगई का स्पर्श था। आदित्य वर्मा को वास्तव में नंबर 3 कार या नंबर 3 कार की परवाह नहीं थी, और चूंकि वह साउथ वेस्ट गार्ड्स आर्मी से नहीं थे, इसलिए वास्तव में बाहर निकलना काफी परेशानी भरा था। जल्द ही, कुछ मिनट नहीं, एक काले रंग की ऑडी कार फिर से आई, जिसकी लाइसेंस प्लेट सफेद थी, लेकिन लाइसेंस प्लेट का नंबर 00003 था। ये दक्षिण पश्चिम गैरिसन सेना की नंबर 3 अधिकारी कार थी और क्यूई लियानशान की कार भी थी। वह छोटा भाई, ये कार ले लो। राजवीर सिंह ने आदित्य वर्मा को फिर से मुस्कुराते हुए चाबी आदित्य वर्मा को सौंप दी। क्या यह अच्छा नहीं है? आदित्य वर्मा अवाक रह गए और कमजोरी से बोले, उसने उस पर गाड़ी क्यों थोपी? आदित्य वर्मा फिर से हैरान हो गए।
बुरा नहीं है क्या छोटे भाई, हिम्मत नहीं हुई, डर रहे हो? राजवीर सिंह ने फिर कहा। उकसावा, डर, ये कैसे संभव है? आदित्य वर्मा मुस्कुराए, लेकिन वे समझ गए कि दूसरे पक्ष का क्या मतलब था और उसका सामान्य इरादा क्या था। जब तक वह कार लेता रहा, भले ही वह वास्तव में दक्षिण पश्चिम गैरिसन आर्मी का सदस्य था या नहीं, ये लगभग एक जैसा ही था। इस कार को चलाते हुए उन्होंने दक्षिण पश्चिम गैरिसन आर्मी का भी प्रतिनिधित्व किया। इसके विपरीत, यदि दक्षिण पश्चिम गैरिसन सेना को कोई समस्या होती, तो वह चुपचाप नहीं बैठ सकता था। संक्षेप में, ये दूसरा पक्ष है जो उससे मित्रता करने का प्रयास कर रहा है। आदित्य वर्मा ने सीधे कार की चाबी ली और उस पर बैठ गए। चल दर, आदित्य वर्मा ने एक वाक्य कहा और सीधे चले गए। जब तक आदित्य वर्मा बहुत दूर निकल गए। भाई, बस उसे कार नंबर 3 दे दो, युकियान शान ने भी आश्चर्य से पूछा। यह आदमी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हालांकि राजवीर सिंह की आंखें चमक रही थीं। एक असली जान के बदले में कार नंबर 3 इसके लायक। कोई साधारण व्यक्ति नहीं, भाई, क्या वह? राजवीर सिंह की बातें सुनकर सभी लोग फिर से चौंक गए। मुझे बस इतना ही कहना है, आप इसे स्वयं चख सकते हैं। ध्यान से चखें। राजवीर सिंह ने आदित्य वर्मा को नंबर 3 कार दी, जिससे आदित्य वर्मा को एक पृष्ठभूमि पहचान भी मिली। राजवीर सिंह जानते थे कि आदित्य वर्मा जैसा असाधारण व्यक्ति जल्द ही अपनी धार दिखाएगा। उस समय उसकी जरूरत पड़ सकती है। बेशक, यह उनके लिए और यहाँ तक कि पूरे दक्षिण पश्चिम गैरिसन सेना के लिए भी एक अवसर था। वह बहुत छोटा था, लेकिन उसकी साधना का स्तर इतना ऊंचा था और वह बहुत शांत स्वभाव का था। अगर उसने अपनी साधना का स्तर सक्रिय रूप से संचालित न किया होता, तो उसे ये दिखाई ही नहीं देता। अगर उसके पास और समय होता, तो ये कहना मुश्किल होता कि दूसरा पक्ष किस स्तर तक पहुंच सकता है। बीजिंग में कई बड़े परिवार कई वर्षों से लड़ रहे हैं। सौभाग्य से, सभी पक्षों की शांति की रक्षा के लिए 9 प्रमुख गैरिसन हैं। लेकिन शांति के बीच भी कुछ अंतर्धाराएं मौजूद हैं। राजवीर सिंह के अनुसार, एक और तूफान आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आदित्य वर्मा को नहीं पता था कि राजवीर सिंह ने इतना आगे तक सोचा है। आदित्य वर्मा अब बस हर दिन एक अच्छा जीवन जीना चाहते थे और वह परिवार, देश और दुनिया के बारे में सब कुछ की परवाह नहीं कर सकते थे। आदित्य वर्मा ने नंबर 3 अधिकारी की कार को सीधे चलाया और उनकी यात्रा बिना किसी बाधा के सुचारू रही। हालांकि, जब आदित्य वर्मा दक्षिण पश्चिम गैरिसन से कुछ किलोमीटर दूर थे, आदित्य वर्मा ने आश्चर्य से आवाज निकाली और अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। चीख! अगले ही पल आदित्य वर्मा की कार सीधे रुकी, क्योंकि एक सफ़ेद हिम तेंदुआ सड़क के किनारे एक विशाल चट्टान से सीधे कूद गया। ठीक इसी तरह, वह कई फीट ऊंची चट्टान से सड़क के बीच में कूद गया। क्या ये वही हिम तेंदुआ नहीं है जिसे आदित्य वर्मा ने पहले बचाया था? आदित्य वर्मा हैरान था, यह आदमी यहाँ क्या कर रहा है? हिम तेंदुआ दौड़कर सीधा आदित्य वर्मा की गाड़ी के सामने आ गया। उसकी बड़ी बड़ी गोल आंखें मानो उत्तेजना से भरी हुई थीं और फिर उसने मुंह खोलकर आदित्य वर्मा पर दहाड़ना शुरू कर दिया। आओ! आदित्य वर्मा फिर चौंके। क्या ये अभिवादन है? ऐसा लग रहा था कि यह हिम तेंदुआ यहीं उनका इंतजार कर रहा था, और आदित्य वर्मा ने पाया कि हिम तेंदुए के मुंह के कोने पर खून लगा हुआ था। इतना ही नहीं, हिम तेंदुए के शरीर पर कुछ चोटें और खून भी लगा हुआ था। आदित्य वर्मा कार से बाहर निकले और ये दृश्य देखकर अवाक रह गए। अरे, क्या तुम फिर से लड़ने जा रहे हो? शायद उसे आदित्य वर्मा की बात समझ आ गई होगी। आओ आओ! हिम तेंदुए ने वास्तव में सिर हिलाया और आदित्य वर्मा को 2 बार पुकारा, और उसकी आवाज में गर्व और आत्मसंतुष्टि का भाव था। ऐसा लग रहा था जैसे कह रहा हो, मैं जीत गया, मैंने उसे मार डाला। आदित्य वर्मा ने यह दृश्य देखा, पर उसकी आंखें आश्चर्य से भर आईं। ये हिम तेंदुआ सचमुच थोड़ा सा अतीन्द्रिय था। क्या यह उसकी आध्यात्मिक शक्ति के कारण हो सकता है? आदित्य वर्मा ने देखा कि यद्यपि हिम तेंदुआ घायल था, लेकिन ये केवल एक मामूली चोट थी और उसके मुंह पर लगा खून इस व्यक्ति का नहीं, बल्कि उसके प्रतिद्वंद्वी का था। आओ! तभी हिम तेंदुआ फिर चिल्लाया और आदित्य वर्मा के पास आकर लेट गया। उसके चारों पैर आसमान की ओर थे और पेट बाहर निकला हुआ था। इस आदमी के पेट पर सचमुच घाव था। आप चाहते हैं कि मैं इसका इलाज करूं? आदित्य वर्मा ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और वास्तव में समझ गए कि इस आदमी का क्या मतलब था, और इस आदमी के पास वास्तव में उनके खिलाफ कोई बचाव नहीं था। पूर्ण विश्वास। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने इसे पहले ही सहेज कर रखा था।
आदित्य वर्मा ने फिर से विराम लिया और फिर अपनी साधना शक्ति को सक्रिय किया और हिम तेंदुए के शरीर में आध्यात्मिक शक्ति की एक किरण इंजेक्ट की और यहाँ तक कि जैद सुई को बाहर निकाला और हिम तेंदुए के शरीर को 2 बार छेद दिया। इसके बाद हिम तेंदुए की चोटें तेजी से ठीक हो गईं। जब आदित्य वर्मा पुनः खड़े हुए तो हिम तेंदुआ पुनः खड़ा हो गया और फिर उत्साह से उछलने लगा तथा बहुत खुश हुआ। ठीक है, वापस जाओ, दोबारा मत लड़ो, अगर तुम्हें दोबारा चोट लगी तो कोई तुम्हारा इलाज नहीं करेगा, आदित्य वर्मा ने हिम तेंदुए से फिर कहा और फिर कार में बैठकर जाने के लिए तैयार हो गया। हालांकि हिम तेंदुआ फिर से कार नंबर 3 के सामने आ गया और आदित्य वर्मा पर 2 बार भौंका। आओ आओ आदित्य वर्मा, आपका क्या मतलब है? आदित्य वर्मा ने थोड़ा सा मुंह बनाया। उन्हें समझ नहीं आया कि इस बार दूसरे पक्ष का क्या मतलब था। वह 18 भाषाओं में निपुण थे लेकिन तेंदुए की भाषा नहीं समझ पाते थे। अगले ही पल हिम तेंदुआ वास्तव में कार नंबर 3 के यात्री द्वार तक आ गया। फिर उसने अपने पंजे फैलाए और वहां खरोंचने लगा। आदित्य वर्मा को तुरंत समझ आ गया। क्या आप कार लेना चाहेंगे? मेरे साथ आइए, आदित्य वर्मा ने तुरंत पूछा। हिम तेंदुए ने फिर सिर हिलाया और दहाड़ा। आओ, आदित्य वर्मा ने थोड़ा सा मुंह बनाया। ये लड़का स्पष्ट रूप से उन पर भरोसा कर रहा था और फिर गहरी आवाज में कहा, लेकिन तुम इतने बड़े हो कि तुम्हें शहर में ले जाना तो बहुत डरावना होगा। हालांकि आदित्य वर्मा की आवाज गिर चुकी थी। तुरंत ही एक चौंकाने वाला दृश्य घटित हुआ। काका का। हिम तेंदुए के शरीर से काका की आवाज आई, मानो वह उसकी हड्डियों से आ रही हो। मैंने देखा कि हिम तेंदुए का विशाल शरीर सचमुच धीरे धीरे सिकुड़ने लगा था। हाँ, सिकुड़ रहा था और छोटा होता जा रहा था। कुछ ही सांसों में हिम तेंदुआ सिर्फ 50 से 60 सेंटीमीटर के छोटे हिम तेंदुए में बदल गया। नहीं, अब ये हिम तेंदुए जैसा नहीं बल्कि बिल्ली जैसा लग रहा था। हे भगवान, यह ऐसा भी हो सकता है? तुमने ये कैसे किया? आदित्य वर्मा अविश्वास से आंखें फाड़े ये दृश्य देख रहे थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हिम तेंदुआ सचमुच छोटा हो सकता है। ये तो वाकई अद्भुत है। क्या ऐसा हो सकता है कि हिम तेंदुआ भी अपनी आध्यात्मिक शक्ति के कारण बदल गया हो? बेशक, ये सिर्फ आदित्य वर्मा का अनुमान है। अगले ही पल आदित्य वर्मा ने देखा कि सिकुड़ा हुआ हिम तेंदुआ कार की खिड़की से कूदकर अंदर आया और यात्री सीट पर बैठ गया। आदित्य वर्मा, हिम तेंदुए की शक्ल देखकर यह स्पष्ट है कि वह मुझ पर निर्भर है। छोड़ो भी, बस मेरे पीछे आओ, ऐसे ही अच्छा लग रहा है। हालांकि मुझे तुम्हें ये बताना है कि अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बात सुननी होगी और किसी को डराना या चोट नहीं पहुंचाना होगा। आदित्य वर्मा ने हिम तेंदुए से फिर कहा। आओ आओ। हिम तेंदुआ बार बार सिर हिला रहा था। वह प्यारा और अच्छा व्यवहार कर रहा था, बिल्कुल एक अच्छे व्यवहार वाले बिल्ली के बच्चे की तरह। ये सोचकर आदित्य वर्मा फिर से कहने से खुद को रोक नहीं पाए। अभी तक तुम्हारा कोई नाम नहीं है ना? तुम गोरे और प्यारे हो, इसलिए मैं तुम्हें सफ़ेद बिल्ली ही कहूँगा। हाँ, आओ आओ। आदित्य वर्मा की बात सुनकर हिम तेंदुए ने बार बार सिर हिलाया, मानो उसे खुशी न हो। ये तो हिम तेंदुआ था, कुलीन रक्त वाला एक मानसिक हिम तेंदुआ। इसे बिल्ली कैसे कहा जा सकता है? हाँ, यही है, सफ़ेद बिल्ली, आदित्य वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा और पुकारा। हिम तेंदुए ने कोई जवाब नहीं दिया। सफ़ेद बिल्ली, आदित्य वर्मा ने अपनी आंखें चौड़ी की और फिर से पुकारा। हिम तेंदुए ने अपना सिर ऊंचा रखा और कुछ नहीं कहा। अगर तुम सहमत नहीं हो तो बाहर निकल जाओ, सफ़ेद बिल्ली, आदित्य वर्मा ने गहरी आवाज में कहा। आओ, हिम तेंदुए ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, लगभग रोते हुए। हाँ, आदित्य वर्मा फिर से हंसे, खुश महसूस कर रहे थे। बड़ा हिम तेंदुआ छोटे हिम तेंदुए में बदल गया। आदित्य वर्मा ने इसे एक नाम भी दिया, सफ़ेद बिल्ली। स्नो लेपर्ड को ये नाम बहुत पसंद नहीं था, लेकिन आदित्य वर्मा की हवस के कारण उसके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब हम मुंबई लौटे तो दोपहर हो चुकी थी। आदित्य वर्मा न तो स्कूल गए और न ही किन के घर। उन्होंने नेहा कपूर को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा और सीधे मुंबई नंबर 1 कोर्टयार्ड लौट आए। जहां तक उनकी जहरीली लैम्बोर्गिनी की बात है तो नेहा कपूर उसे वापस चलाकर आएंगी। जहां तक नेहा कपूर के पिता की कार का सवाल है तो साउथ वेस्ट गार्ड्स आर्मी उसे भी वापस ले जाएगी। मुंबई नंबर 1 कोर्टयार्ड गेट पर जब आदित्य वर्मा साउथ वेस्ट गार्ड आर्मी की नंबर 3 ऑफिसर कार चलाते हुए दिखाई दिए। हे भगवान, क्या ये कोई सैन्य वाहन है? क्या मैं चकित नहीं हूँ?
यदि यह सैन्य वाहन नहीं है तो ये लाइसेंस प्लेट और क्या हो सकती है? लाइसेंस प्लेट 00003 को देखो, दक्षिण पश्चिम सैन्य क्षेत्र की कार नंबर 3। हे भगवान! हिस बीच बीच में चौंकाने वाली आवाज़ें आती रहती थीं। यहाँ रहने वाले लोग या तो अमीर थे या कुलीन। ऐसी कौन सी गाड़ियाँ थीं जो उन्होंने पहले नहीं देखी थीं? ऐसी कौन सी शानदार नंबर प्लेटें थीं जो उनके पास नहीं थीं? लेकिन इस वक्त मैं इस ऑडी की नंबर प्लेट देखकर दंग रह गया। गेट बूथ पर प्रॉपर्टी मैनेजर और सुरक्षा गार्ड प्रदीप कुमार दोनों मौजूद थे। तुम अभी तक वहां क्यों खड़े हो? जल्दी से गेट खोलो, प्रॉपर्टी मैनेजर ने प्रदीप कुमार से जल्दी से कहा और फिर तेजी से बाहर निकल गया। प्रदीप कुमार ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की, गेट खोला और फिर कार के पीछे चले गए। दोनों ने सम्मानपूर्वक देखा और सलामी दी। नमस्ते महोदय। नमस्ते महोदय। यहाँ बैठा व्यक्ति कोई बड़ा आदमी होगा, वह जाना पहचाना सा लग रहा है। अगले ही पल कार की खिड़की खुली और एक जाना पहचाना चेहरा सामने आया। क्या संयोग है, आज फिर आप ही हैं। आदित्य वर्मा ने चेहरे पर मुस्कान लिए सुरक्षा गार्ड की ओर देखा। हम, क्या यह आप हैं? भाई हाओ, ये सही है, आज मैं हूँ। मुझे बस यहाँ दरवाज़ा खोलना अच्छा लगता है। प्रदीप कुमार स्तब्ध रह गए, लेकिन उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए सीधे सीधे कहा। उनके बगल में बैठा प्रॉपर्टी मैनेजर भी हक्का बक्का रह गया। अप्रत्याशित रूप से इस कार में बैठा व्यक्ति वास्तव में विला नंबर 13 का मालिक था। आदित्य वर्मा ने उन दोनों लोगों की ओर हल्की मुस्कान के साथ देखा और बिना कुछ कहे सीधे गाड़ी चलाकर अंदर चले गए। जब तक मैंने इस कार को बहुत दूर तक जाते नहीं देखा। प्रॉपर्टी मैनेजर और प्रदीप कुमार बिल्कुल भी शांत नहीं हो सके। मैं जाऊंगा, ये फिर से वही आदमी है। प्रदीप कुमार चौंक गए और आश्चर्य से बोले। आदित्य वर्मा ने कार पार्किंग में खड़ी की और विला नंबर 13 में चले गए। ये शियून यहाँ नहीं है, इसलिए वह शायद अभी तक वापस नहीं आई है। आदित्य वर्मा को विशाल विला में अभी भी खालीपन महसूस हो रहा था। शायद 2 और किराएदार ढूंढना बेहतर होगा। यह विचार आदित्य वर्मा के दिमाग में आया, लेकिन जल्द ही मैंने हार मान ली और ऐसा होने दिया। व्हाइट कैट, तुम अकेले भी खेल सकते हो, बशर्ते तुम बाहर जाकर लोगों को डराओ नहीं। आदित्य वर्मा ने सफ़ेद बिल्ली से फिर कहा। आउच! सफ़ेद बिल्ली ने म्याऊं म्याऊं करके आदित्य वर्मा को जवाब दिया। तभी आदित्य वर्मा ने देखा कि सफ़ेद बिल्ली फिर से बड़ी हो गई है और अपने पहले वाले रूप में आ गई है। हुश हुश हुश! सफ़ेद बिल्ली बहुत खुश थी। वह विला में इधर उधर दौड़ रही थी और कुछ चीज़ें लगभग तोड़ ही रही थी। सावधान रहना, ये चीज़ मत तोड़ना। अगर यह टूट गई तो मैं इसे तुम्हें बेच दूंगा। आदित्य वर्मा को सफ़ेद बिल्ली की कोई परवाह नहीं थी। अब आदित्य वर्मा सचमुच इस बात की पुष्टि कर पा रहा था कि हिमतेंदु अतीन्द्रिय है और उसकी बातें समझ सकता है। आदित्य वर्मा सीधे रसोई में चले गए और खाना बनाने की तैयारी करने लगे। वापसी में आदित्य वर्मा ने कुछ सब्जियां और मांस भी खरीद लिया था। चिकन और सुअर का मांस भी था। हालांकि उसने खाया या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये शियून एक साधारण इंसान था। बैंग 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 बैंग! जल्द ही रसोई में चाकू के कटिंग बोर्ड से टकराने की आवाज़ सुनाई देने लगी। आदित्य वर्मा, जिनके पास खाना पकाने का अद्भुत कौशल है, अभी तक खाना पकाने में निपुण नहीं हैं। कुछ देर बाद रसोई घर से कुछ सुगंध आने लगी। कुछ समय बाद आदित्य वर्मा ने बर्तन पकाना समाप्त किया और रसोई से बाहर चले गए। वहां सफ़ेद बिल्ली की कोई परछाई नहीं थी। यह आदमी कहाँ गया? आदित्य वर्मा असमंजस में थे, लेकिन आवाज को ध्यान से सुनने के बाद उन्होंने तुरंत फिर से भौहें सिकोड़ लीं। एक कमरे से कुछ सरसराहट की आवाज़ें आ रही थीं। खुले हुए कमरे को देखकर आदित्य वर्मा के दिल में कुछ उठा और मन ही मन कुछ बुरा सा ख्याल आया। धत तेरी की, ये वह कमरा है जहाँ ये शियून रहता है। हे भगवान, क्या ये आदमी ये शियून के कमरे में भाग गया? तुम क्या कर रहे हो? सफ़ेद बिल्ली! आदित्य वर्मा जोर से चिल्लाया। आउच! अचानक कमरे से एक सफ़ेद बिल्ली की दहाड़ने की आवाज़ आई। बैंग बैंग! इसके साथ ही 2 धीमी आवाज़ें भी आईं, जैसे कि कुछ गिर गया हो। तभी आदित्य वर्मा ने एक विशाल हिमतेंदुए को ये शियून के कमरे से बाहर निकलते देखा। हिमतेंदुए को देखकर आदित्य वर्मा की आंखें चौड़ी हो गईं। वह खुद को कोसने से नहीं रोक सके। मैं जाऊंगा, क्योंकि हिमतेंदुए के सिर के ऊपर वास्तव में एक बड़ी काली चीज़ थी जो चश्मे जैसी दिखती थी, लेकिन वह चश्मा नहीं था। ये वही है जो अन्य लड़कियां पहनती हैं। ये चीज़ ये शियून की है।
आदित्य वर्मा दंग रह गए, ये आदमी क्या कर रहा है। अचानक ये शियुन की इतनी निजी चीज निकाली गई और उसके सिर पर रख दी गई। क्या ये कोई व्यक्ति अपने कमरे में बक्सों और अलमारियों में खोजबीन कर रहा है। आदित्य वर्मा अवाक रह गए और उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका पूरा शरीर ढह जाएगा। अगर ये शियुन वापस आकर ये दृश्य देखती तो क्या वह उसे मारना नहीं चाहती। और अभी इसी क्षण आदित्य वर्मा ने दरवाजे के बाहर फिर से कदमों की आहट सुनी। अच्छा नहीं है, आप जिस चीज से डरते हैं वह आएगी। ये शियुन वास्तव में इस समय वापस आ गया और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्लिक का दरवाजा पहले से ही खुला था। सफेद बिल्ली, तुमने क्या अच्छा काम किया। आदित्य वर्मा की गुस्से भरी आवाज निकली। सफेद बिल्ली ने स्वाभाविक रूप से दरवाजे पर आवाज सुनी। इससे लोग जरूर डर जाते, इसलिए वह दूसरी मंजिल से नीचे कूद गई। हवा में उड़ते समय सफेद बिल्ली का विशाल शरीर तुरंत छोटा हो गया और जब वह सोफे पर उतरी तो वह एक अच्छे व्यवहार वाली और प्यारी सी छोटी बिल्ली में बदल गई। उसी समय काली ब्रा पहले ही नीचे गिर चुकी थी, जिसे आदित्य वर्मा ने लापरवाही से पकड़ लिया। आदित्य वर्मा, तुम वापस आ गए। ये शियुन ने जूते बदलते हुए और ऊपर देखते हुए आदित्य वर्मा से हल्के से कहा। फिर ये शियुन ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उसने देखा कि आदित्य वर्मा अपने हाथ में क्या पकड़े हुए थे और वह कुछ जाना पहचाना सा लगा। नमस्ते, आपके हाथ में क्या है। ये शियुन के मुंह से अचानक चीख निकल गई। ये शियुन ने साफ देखा कि आदित्य वर्मा क्या पकड़े हुए था। क्या वो उसकी ब्रा नहीं थी। आदित्य वर्मा, तुम बिगड़ल गुंडे। ये शियुन का चेहरा लाल हो गया और वह शर्मिंदा और क्रोधित थी। आदित्य वर्मा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसे इंसान होगे। बेशर्म और अश्लील। ये शियुन को इस पल यकीन ही नहीं हो रहा था। आदित्य वर्मा ने सचमुच उसके पीठ पीछे इतना गंदा काम किया था। ये शियुन ने आदित्य वर्मा को गुस्से से देखा और वह फटने ही वाली थी। ऐसा नहीं है, ये गलतफहमी है। ये गलतफहमी है, आदित्य वर्मा समझाना चाहते थे, लेकिन ये शियुन ने आदित्य वर्मा को कोई मौका नहीं दिया। सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये सुबह सुबह ही दुकानों में उपलब्ध है। कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गलतफहमी। मैंने अपनी आंखों से देखा। यह एक गलतफहमी थी। कैसी गलतफहमी। ये शियुन दौड़ पड़ा। इसे मुझे वापस दे दो। ये शियुन ने सीधे आदित्य वर्मा के हाथ से काली ब्रा छीन ली। फिर वह गुस्से में ऊपर के कमरे में चला गया। तुरंत आदित्य वर्मा, तुम तो मरना चाहते हो। तुमने मेरे कमरे को इतना गंदा क्यों किया। ये शियुन के मुंह से एक और चीख निकली। ये शियुन ने देखा कि उसके कमरे में हर जगह कपड़े बिखरे पड़े थे और कुछ टाइट फिटिंग कपड़े भी जमीन पर गिरे हुए थे। ये शियुन पूरी तरह से टूट गया और किसी को मारना चाहता था। ये वास्तव में मैं नहीं हूँ। इस आदमी ने ये सब किया है। आदित्य वर्मा रोना चाहते थे और उन्होंने तुरंत सोफे पर बैठी सफ़ेद बिल्ली की ओर इशारा करते हुए कहा, यह बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये शियुन ने आदित्य वर्मा की आवाज़ सुनी और सोफे की ओर देखने के लिए आदित्य वर्मा की उंगलियों का पीछा किया। एक अच्छा व्यवहार करने वाला छोटा बिल्ली का बच्चा जो काफ़ी प्यारा दिखता है। ये आदित्य वर्मा, तुम अब भी नहीं मानते। बहाने बनाना बंद करो। तुमने तो कहा था कि एक छोटी सी बिल्ली ने मेरे कमरे में गंदगी फैला दी। ये नामुमकिन है। तुम्हें देखकर मुझे उल्टी आने लगती है और उल्टी आने लगती है। ये शियुन को स्वाभाविक रूप से इस पर विश्वास नहीं हुआ। इतने अच्छे व्यवहार वाले बिल्ली के बच्चे में इतनी ताकत कैसे हो सकती है। यह इतनी बड़ी गड़बड़ कैसे हो सकती है। अगले ही पल टकराना। ये शियुन के कमरे का दरवाजा धमाके के साथ बंद हो गया। आदित्य वर्मा अवाक रह गए और वहीं खड़े रहे। अब यदि आप पीली नदी में कूद भी जाएं, तो भी आप स्वयं को साफ नहीं कर सकते। सफ़ेद बिल्ली, देखो तुमने कितना अच्छा काम किया। मेरी प्रतिष्ठा तुमने बर्बाद कर दी। धिक्कार है। आदित्य वर्मा ने सोफे पर बैठी सफ़ेद बिल्ली को घूरते हुए गुस्से से कहा। इसके अलावा सफ़ेद बिल्ली एक गेंद की तरह मुड़ी हुई थी। उसका सिर झुका हुआ था। वह प्यारी और दयनीय लग रही थी। सामान बांधना। आदित्य वर्मा ने उसे देखा और उठाकर फेंक दिया, लेकिन सफ़ेद बिल्ली ने कुछ भी गलत नहीं किया और बस फिर से भाग गई। कमरे में ये शियुन का सुंदर चेहरा लाल हो गया। वह क्रोधित, गुस्से में और शर्मिंदा महसूस कर रही थी। फिर उसने धीरे धीरे उसे समेटना शुरू कर दिया। सफाई करते समय मुझे गुस्सा तो आया, लेकिन किसी कारणवश मेरे दिल में एक रहस्यमय खुशी भी थी।
आदित्य वर्मा ने चुपके से उसकी चीजों को देखा। क्या इसका मतलब यह है कि आदित्य वर्मा के मन में अभी भी उसके बारे में कुछ विचार हैं? दूसरे शब्दों में, क्या आप शर्मिंदा हैं? पता चला कि वह बहुत ज्यादा सोच रही थी। फक फक करना। लेकिन जल्द ही ये शियुन ने फिर से सूंघ लिया। यह आदमी तो उसे साफ करने में मदद करने भी नहीं आया। यदि आप सफाई नहीं भी कर पाते हैं तो भी अंदर आकर उसे दिलासा दें और समझाएं। और तो और, ये आदमी कल वापस नहीं आया, यहाँ क्यों था? तुम आकर खुद से बात क्यों नहीं करते? लेकिन इस समय बूम बूम बूम, दरवाज़ा सचमुच बज उठा। तुम क्या करना चाहते हो? मुझे परेशान मत करो। दरवाजे पर दस्तक सुनकर ये शियुन ने सीधे और ठंडे स्वर में कहा। अच्छा, मैंने खाना बनाया और बाहर खाने चला गया। दरवाजे के बाहर आदित्य वर्मा ने धीरे से कहा। खाने की मेज पर कई व्यंजन रखे गए हैं और कटोरे और चॉपस्टिक भी रखे गए हैं। 2 बार पका हुआ सुअर का मांस, आलू के साथ भुना हुआ चिकन, समुद्री शैवाल और अंडे का सूप। कुल मिलाकर 5 या 6 व्यंजन। आदित्य वर्मा के शानदार पाक कौशल के कारण ये व्यंजन स्वादिष्ट हैं और विला का पूरा हॉल मनमोहक सुगंध से भर गया है। आदित्य वर्मा की बातें सुनकर ये शियुन भी हैरान रह गई। आदित्य वर्मा ने वास्तव में भोजन तैयार किया है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जैसे ही वह दरवाजे के अंदर दाखिल हुई उसे एक सुगंध महसूस हुई, लेकिन संयोग से वह उस दृश्य से थोड़ी घबरा गई, इसलिए उसने उस सुगंध को नज़रअंदाज कर दिया। मत खाओ, मैं तुम्हारा बनाया खाना नहीं खाना चाहता। मुझे उल्टी आ रही है, ये शियुन ने कपटपूर्ण ढंग से कहा, अभी भी गुस्से में। आदित्य वर्मा, क्या तुम सच में खाना नहीं चाहते? क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? क्या तुम पहले उल्टी कर लो और फिर कुछ खाओ? आदित्य वर्मा ने दरवाजे पर फिर कहा। ये शियुन के सुंदर होंठ सिकुड़ गए। क्या कोई ऐसा भी है जो ऐसी बातें करता है? उल्टी के बाद कुछ खाने का क्या मतलब होता है? मैं चाहता हूं कि तुम इसका ध्यान रखो। चले जाओ, ये शियुन ने फिर से आदित्य वर्मा से कहा। लेकिन ये शियुन के शब्द अभी उसके मुंह से निकले ही थे। गुल्लू, ये शियुन का पेट वास्तव में असंतोषजनक रूप से गुर्राया, मानो विरोध में। एक दिन की कक्षाओं के बाद मुझे बहुत भूख लगी थी। कुआं, दरवाजे के बाहर आदित्य वर्मा की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन उन्होंने फिर आह भरी। क्या तुम सच में बाहर खाना खाने नहीं जा रहे हो? अगर नहीं आओगे तो भूल जाओ। लगता है मैं अकेले ही खा सकती हूँ। मैं कई घंटों से खाना बना रही हूँ। मेज़ पर स्वादिष्ट व्यंजन सजे हैं। आदित्य वर्मा ने फिर उदास होकर कहा, मानो वह अंदर आने के लिए तैयार ही न हो। ये शियुन फिर हैरान हुई। उसने रात का खाना कितने घंटे पकाया होगा, विशेष रूप से उसके लिए बनाया गया। ये शियुन का दिल द्रवित हो गया, लेकिन अगले ही पल वह थोड़ा हक्का बक्का रह गया। दरवाजे के बाहर कोई आवाज़ नहीं थी। आदित्य वर्मा तो जैसे कहीं चला गया हो। अब और कोई सलाह नहीं। गुरु, इस बार ये शियुन का पेट वास्तव में फिर से गुर्रा उठा। वह बहुत भूखी थी। अगले ही पल ये शियुन को अब इतनी परवाह नहीं थी और उसने सीधे दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे के बाहर आदित्य वर्मा चेहरे पर मुस्कान लिए खड़े थे। फक फक करना। ये शियुन का चेहरा ठंडा था और वह असंतुष्ट होकर सूंघ रही थी। आदित्य वर्मा की अनदेखी करते हुए वह सीधे नीचे चला गया और डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। तुम कितने घंटे काम कर रहे हो, ये देखते हुए मैं थोड़ा सा खा लूँगा। हालांकि मैंने तुम्हें अभी तक माफ़ नहीं किया है, ये शियुन ने फिर से ठंडे स्वर में कहा। ये कहने के बाद उसने कटोरा और चॉपस्टिक्स ली और खाने के लिए तैयार हो गई। यह इतना सुगंधित था कि उसके मुंह में पानी आ गया। अगले ही पल ये शियुन ने 2 बार पकाए गए सुअर के मांस का एक टुकड़ा अपने मुंह में डाला। बहुत स्वादिष्ट। ये शियुन तुरंत दंग रह गया। इस बार हॉट पॉट मांस न तो चिकना है और न ही चिकना, न तो नरम है और न ही पुराना, काफी चबाने योग्य और बेहद स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट, यह बहुत स्वादिष्ट है। ये शियुन ने अपने पूरे जीवन में इतना स्वादिष्ट 2 बार पकाया हुआ सुअर का मांस कभी नहीं खाया था। मैंने ये शियुन का एक एक टुकड़ा मुंह में डाला। जितना ज्यादा मैं खाता गया वह उतना ही स्वादिष्ट होता गया। आदित्य वर्मा, क्या तुमने सचमुच ऐसा किया? ये शियुन की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अविश्वास से कहा। यह व्यंजन इतना स्वादिष्ट था कि वह भूल गई कि पहले क्या हुआ था। इस समय आदित्य वर्मा भी बैठ गए और चेहरे पर मुस्कान लिए इस दृश्य को देखने लगे। आओ आओ, मैं चिकन पकाऊंगी, आदित्य वर्मा ने तुरंत फिर कहा और चिकन का एक टुकड़ा सीधे ये शियुन के कटोरे में डाल दिया। ये शियुन खुद को रोक नहीं सका और एक टुकड़ा खा लिया।
हे भगवान, ये बहुत स्वादिष्ट है। ये शियुन की खूबसूरत आंखें चमक से भरी थीं और उसने आश्चर्य से कहा। फिर उसने बड़े घूंटों में खाना शुरू कर दिया। चिंता मत करो, थोड़ा और सूप लो। जब आदित्य वर्मा ने ये दृश्य देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कान और भी तेज हो गई। जल्द ही ये शियुन के कटोरे के बगल में मेज पर पहले से ही बहुत सारी चिकन की हड्डियां हैं। थोड़ा थोड़ा खाना इसी को कहते हैं। क्या पहले भी तुम्हें उल्टियां नहीं होती थीं? आपने अभी तक ज़्यादा नहीं खाया है, लेकिन आपने लगभग आधा चिकन खा लिया है। कुछ समय बाद, आदित्य वर्मा, तुमने इसे कैसे पकाया? तुम्हारा चिकन इतना स्वादिष्ट कैसे हो सकता है? ये शियुन को लगा कि आज रात आदित्य वर्मा द्वारा पकाए गए व्यंजन, विशेष रूप से भुना हुआ चिकन, बहुत स्वादिष्ट थे और वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। थोड़ी ही देर में उसने इतना खा लिया कि उसका पेट भर गया। इस समय सफ़ेद बिल्ली कहीं से भागी और फिर वापस आकर सीधे कुर्सी पर कूद गई। हिम तेंदुए का वर्तमान रूप वास्तव में बिल्ली के बच्चे से अलग नहीं है। अपने बर्फ जैसे सफ़ेद और क्रिस्टल जैसे साफ बालों के साथ ये बेहद प्यारा है। कितनी अच्छी बिल्ली है। आदित्य वर्मा, क्या यही बिल्ली तुमने खरीदी थी? म्याऊं म्याऊं, इधर आओ, मैं तुम्हें गले लगाऊं। ये शियुन को ये बहुत पसंद आया और उसने सफ़ेद बिल्ली को चिल्लाकर कहा। अगले ही पल सफ़ेद बिल्ली वास्तव में ये शियुन की बाहों में कूद गई। यह अत्यंत आरामदायक था और ऐसा लग रहा था कि यह काफ़ी आनंददायक था।